विनाशकारी जादूगर सी 381 अध्याय 381 381 अध्याय 381 पशु देव पठार तीन प्रमुख अकादमियों का टकराव। निंग येई की वापसी लिन मोयू के लिए एक अप्रत्याशित खुशी थी। दोनों कई महीनों से अलग थे और इस पल में उनके बीच की तड़प फूट पड़ी। लिन तेज धूप में दोनों काफी देर तक एक दूसरे को गले लगाते रहे। सूरज डूबने तक, जिसकी वजह से लंबी लंबी परछाइयां बन रही थीं, वे झील के किनारे बैठे रहे और पिछले कुछ महीनों की घटनाओं के बारे में बातें करते रहे। अगाध दुनिया में गिरते हुए अभूतपूर्व शहर नष्ट करने वाली कार्रवाइयां अंजाम देना, हत्या करने की मंशा से घिरे होना। अंततः वह शिवलोक से बाल बाल मृत्यु से बच निकला। लिन मोयू के अनुभव पौराणिक कथाओं के समान थे, जो मनमोहक और रोमांचकारी थे। लिन मोयू का लहजा कुछ हद तक सपाट था और वह सीधे सादे शब्दों में वर्णन कर रही थी। लेकिन निंग येई उन दृश्यों की कल्पना कर सकती थी, अपना सीना थामे, सांस रोककर सुन रही थी। लिन मोयू की तुलना में निंग येई की कहानी कहीं अधिक सरल थी। निंग ताइरान ने उसे एक विशेष गुप्त क्षेत्र में भेज दिया, जहां उसने लगातार संघर्ष किया। अपने कौशल को निखारना, अपनी युद्ध तकनीकों को बेहतर बनाना और अपने स्तर को बढ़ाना। निंग ताइरान ने उसके लिए विशेष कार्य निर्धारित किए, जिन्हें उसने एक एक करके पूरा किया। लिन मोयू यात्रा के दौरान अपने कौशल को निखार रही थी। लिन मोयू जब जी जान से लड़ रही थी, तब वह अपने कौशल को भी बढ़ा रही थी। निंग ताइरान ने बड़ी संख्या में औषधियां तैयार की, जिससे निंग येई लगातार लड़ती रही। परिणामस्वरूप निंग येई की लेवलिंग गति लिन मोयू की तुलना में धीमी नहीं थी। वह लिन मोयू से पहले ही लेवल 40 तक पहुंच गई थी। लिन मोयू को यह स्वीकार करना पड़ा कि एक शक्तिशाली पारिवारिक पृष्ठभूमि होना फायदेमंद था। अगर यह कोई साधारण व्यक्ति होता, तो जिया जिंग अकादमी के प्रतिभाशाली छात्रों को भी लगातार टीम डंगोन खेलने के बावजूद लेवल 20 से 40 तक पहुंचने में 2 से 3 साल लग जाते। लेकिन अपनी बहन की तुलना में लिन मोयू को लगा कि यह सब जायज था। वह सचमुच एक विलक्षण प्रतिभा थी। जब वह 40वें स्तर पर पहुंची, तो निंग ताइरान ने उसके लिए दूसरी बार नौकरी बदलने की व्यवस्था की। निंग येई ने अपनी दूसरी नौकरी बदलने के दौरान भी पेशे में एक तरह का बदलाव महसूस किया। निंग ताइरान ने अपनी लाडली पोती को खूब लाड प्यार दिया और उसके पेशेवर उत्थान की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कई अनमोल उपहार तैयार किए। पहले प्राप्त निर्वाण सोल क्रिस्टल की मदद से निंग येई ने सफलतापूर्वक नाइट स्टॉकर नामक एक महान पेशे को हासिल कर लिया। इससे पहले निंग येई शैडो असैसिन नामक एक दुर्लभ पेशे में थी, जो अच्छी तो थी लेकिन एक महान पेशे जितनी शक्तिशाली नहीं थी। निंग येई का अनुभव नीरस और कुछ हद तक उबाऊ लग रहा था। दूसरी बार नौकरी बदलने के बाद भी निंग ताइरान ने उसे तुरंत जाने नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने 1 महीने से अधिक समय तक चलने वाले नए दौर के मुकदमों की व्यवस्था की। निंग ताइरान ने किसी तरह बड़ी संख्या में कठपुतलियां हासिल कर ली, जिनमें से प्रत्येक में अन्य पेशेवरों के कौशल मौजूद थे। हर दिन निंग येई इन कठपुतलियों से लड़ती थी और अन्य पेशेवर लड़ाकों की युद्ध शैलियां सीखती थी। निंग येई की प्रशिक्षण पद्धति उस समय के बाय युवान और यान कुआंगशिन के समान थी। इसका भी वैसा ही प्रभाव पड़ा, लेकिन वे सीधे कठपुतलियों में परिवर्तित हो गए, जिससे यह और भी अधिक सटीक हो गया। दोनों झील के किनारे बैठे थे। निंग येई ने अपना सिर लिन मोयू के कंधे पर टिका रखा था और धूप में उसका चेहरा दमक रहा था। अब आगे की जिम्मेदारी आपकी है। निंग येई की आंखें चमक उठी, ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भी कीमत पर ना नहीं सुनेगी। लिन मोयू मुस्कुराए और बोली, ठीक है, इसे मुझ पर छोड़ दो। जैसे ही रात हुई, कालकोठरी का हॉल जगमगाता रहा। कालकोठरी का हॉल अक्सर दिन की तुलना में रात में अधिक व्यस्त रहता था। कई छात्र अपनी दैनिक पढ़ाई और प्रशिक्षण पूरा करने के बाद टीमों को खोजने, कालकोठरियों में जाने, उपकरण प्राप्त करने और स्तर बढ़ाने के लिए कालकोठरी कक्ष में एकत्र होते थे। पीछे रह जाने के डर से सभी ने कड़ी मेहनत की। जब लिन मोयू और निंग येई कालकोठरी के हॉल में पहुंची, तो पहले से गुलजार हॉल में सन्नाटा छा गया। लिन मोयू के चारों ओर एक अदृश्य दबाव सा महसूस होता था, जिससे लोग उनकी उपस्थिति में जोर से बोलने से डरते थे। लंबे समय तक चले युद्ध और नरसंहार ने लिन मोयू को एक अद्भुत आभा प्रदान कर दी थी। लोग लिन मोयू को प्रशंसा भरी निगाहों से देख रहे थे। निंग येई ने लिन मोयू की बाह को गले लगाते हुए कहा, तुम कमाल हो, हर कोई तुम्हें अलग नजरिए से देखता है।
लिन मोयू ने शांत भाव से कहा, मानव जाति के ऋषियों की तुलना में मैं कुछ भी नहीं हूं। निंग याई ने असहमति जताते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम ऋषियों को भी पीछे छोड़ दोगे, ड्रैगन जाति को परास्त कर दोगे और रसातल को जीत लोगे। लिन मोयू को अचानक जियांग यी की कही बात याद आ गई। यदि मानव जाति में कोई महाशक्तिशाली विशेषज्ञ भी प्रकट हो जाए, तो भी रसातल को नष्ट करना असंभव होगा। उसे नहीं पता था कि यह बात सच है या नहीं। जब वह उस स्तर पर पहुंचेगा तभी उसे समझ आएगी। दोनों कालकोठरी के हॉल में दाखिल हुए और अलग अलग स्तरों की कई कालकोठरियों को देखने लगे। लिन मोयू ने कहा, हमें स्तर बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त कालकोठरी चुननी होगी। निंग याई ने तुरंत जवाब दिया, चलो बीस्ट गॉड पठार कालकोठरी में चलते हैं। इसमें बहुत अनुभव मिलता है और कहा जाता है कि यह 40 से 50 स्तरों के लिए सबसे अच्छी लेवलिंग कालकोठरी है। कालकोठरी का प्रबंधन निंग ताइरान द्वारा किया जाता था। उनकी सबसे प्रिय पोती होने के नाते निंग याई उस कक्ष से अच्छी तरह परिचित थी। कालकोठरी कक्ष में 2 बड़ी कालकोठरियां थीं, स्तर 25 तानाशाही रेगिस्तान और स्तर 45 पशु देवता पठार। बीस्ट गॉड पठार में भाग लेने वालों की संख्या 40 से 50 के बीच थी और अधिकतम 50 प्रतिभागी ही भाग ले सकते थे। लिन मोयू को निंग याई के चुनाव पर भरोसा था। ठीक है, चलो बीस्ट गॉड पठार पर चलते हैं। बड़े कालकोठरियों में कठिनाई के कोई विकल्प नहीं थे और उनके अंदर मौजूद राक्षस नरक स्तर की समान कठिनाई वाले राक्षसों के समान थे। अंतर केवल राक्षसों की संख्या में था। लेकिन लिन मोयू के लिए राक्षसों की संख्या सबसे कम महत्वपूर्ण कारक थी। निंग याई लिन मोयू की क्षमताओं को अच्छी तरह जानती थी। उसके लिए पशु देवता पठार सबसे अच्छा विकल्प था। निंग याई ने कालकोठरी में मौजूद रिकॉर्ड की ओर इशारा करते हुए कहा, ये रिकॉर्ड अब टूटने वाला है। मौजूदा रिकॉर्ड 3 साल पहले बना था और तब से इसे कोई नहीं तोड़ पाया है। सृष्टि ईश्वर अकादमी 6 घंटे 29 मिनट 18 सेकंड। जेनेसिस अकेडमी 6 घंटे 52 मिनट 01 सेकंड। फ्लेम एम्परर अकेडमी 6 घंटे 53 मिनट 31 सेकंड। शीर्ष टीम क्रिएशन गॉड अकेडमी से थी, जिसमें केवल 25 सदस्य थे, जो कालकोठरी की अधिकतम सीमा का आधा था। प्रतिभागियों की आधी संख्या का उपयोग करते हुए उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो 3 वर्षों से कायम था, जिससे क्रिएशन गॉड अकेडमी की ताकत साबित हुई। स्कूल की तीनों शीर्ष अकादमियां बहुत मजबूत थीं, जो शीर्ष प्रतिभाओं का 99% हिस्सा एकत्रित करती थीं। उनकी टीमों ने कालकोठरी में कई रिकॉर्ड बनाए, जिन्हें तोड़ना मुश्किल था। कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं। लिन मोयू के रिकॉर्ड के विपरीत, जो पूरी तरह से निराशाजनक थे। लिन मोयू ने रिकॉर्ड को देखा और शांत भाव से कहा, चलिए एक बार कोशिश करके देखते हैं। जैसे ही कालकोठरी का भावर रोशन हुआ, दोनों को कालकोठरी के अंदर टेलीपोर्ट कर दिया गया। वाह, लिन शेंजियांग एक लड़की को कालकोठरी चलाने के लिए ले जा रहा है। वो लड़की कितनी भाग्यशाली है। काश लिन शेंजियांग मुझे भी कालकोठरी चलाने के लिए ले जाती। और उन्होंने बीस्ट गॉड पठार को चुना, जो 50 लोगों की क्षमता वाला एक कालकोठरी है। लिन शेंजियांग इसे अकेले ही पार करने की योजना बना रहा है। क्या ये सामान्य बात नहीं है? क्या आपको टायरेंट डेजर्ट याद है? लिन शेंजियांग ने 39 अन्य लोगों के साथ अकेले ही इसे पार किया था। ये बिल्कुल अलग है। टायरेंट डेजर्ट एक लेवल 25 का डंजन है, जबकि बीस्ट गॉड प्लेटो लेवल 45 का है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मुश्किल। क्या लिन शेंजियांग के लिए मुश्किल का कोई मतलब है? लिन मोयू को प्रवेश करते देख भीड़ में गर्मागर्म बहस शुरू हो गई। हालांकि यह एक विशाल कालकोठरी थी, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना था कि लिन मोयू इसे पार कर लेगी। आखिरकार, उनकी पिछली उपलब्धियां बहुत ही शानदार थीं। लेकिन लिन मोयू को नापसंद करने वाले कुछ लोग चाहते थे कि वह असफल हो जाए। इस तरह वे ये दावा कर सकते थे कि दूसरी बार नौकरी बदलने के बाद लिन मोयू के पेशेवर स्तर में गिरावट आई थी। लिन मोयू द्वारा एक लड़की को कालकोठरी चलाने के लिए ले जाने की खबर तेजी से फैल गई। कई लोगों ने निंग याई की पहचान और लिन मोयू के साथ उसके होने के कारणों के बारे में अटकलें लगाईं। उसी क्षण कालकोठरी के बाहर स्थित टेलीपोर्टेशन सरणी रोशन हो उठी। टेलीपोर्टेशन सरणी से एक दुर्जय टीम निकली और सीधे कालकोठरी कक्ष की ओर बढ़ गई। वे बिना कुछ बोले बीस्ट गॉड पठार के तहखाने में प्रवेश कर गए। टीम में 30 सदस्य थे, जिनमें से सभी का स्तर 48 और 50 के बीच था। कालकोठरी के बाहर मौजूद भीड़ स्तब्ध रह गई।
टीम ने फ्लेम एम्परर एकेडमी का प्रतीक चिन्ह धारण किया हुआ था। अचानक किसी ने कहा, मुझे याद आया, आज 3 साल पूरे हो रहे हैं और राक्षस देवता का असली रूप फिर से प्रकट होने वाला है। मुझे भी याद है, 3 साल पहले क्रिएशन गॉड एकेडमी की टीम ने कालकोठरी को साफ किया और बीस्ट गॉड के असली रूप को हराया, जिससे उन्हें कई लाभ मिले। उस समय जेनेसिस एकेडमी और फ्लेम एम्परर एकेडमी भी बीस्ट गॉड के वास्तविक रूप के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थी, लेकिन क्रिएशन गॉड एकेडमी जीत गई। मुझे आश्चर्य है कि इन तीनों अकादमियों में से कौन सी अकादमी इस बार दानव देवता के असली रूप को हराएगी। कहना मुश्किल है। लिन शेंजियांग भी कालकोठरी में है। हो सकता है वह नेतृत्व संभाले। उनके बोलने से पहले ही टेलीपोर्टेशन एरे फिर से जगमगा उठा और एक शक्तिशाली आभा नीचे उतर आई। कालकोठरी का हॉल सन्नाटे में डूब गया। एक और टीम टेलीपोर्टेशन सरणी से निकली और सीधे कालकोठरी कक्ष की ओर बढ़ गई। इस बार ये जेनेसिस एकेडमी थी। आधे मिनट बाद क्रिएशन गॉड एकेडमी की टीम पहुंच गई। तीनों अकादमी टीमों में से केवल क्रिएशन गॉड अकादमी में 25 सदस्य थे, जबकि अन्य 2 में 30 सदस्य थे। इससे क्रिएशन गॉड एकेडमी का अपनी क्षमताओं पर विश्वास प्रदर्शित हुआ। तीनों अकादमियां एकत्रित हुई और पशु देवता के वास्तविक रूप को पाने के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगी। उनके लिए ये कालकोठरी अकादमियों के बीच एक प्रतियोगिता भी थी। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर सी 382 अध्याय 382 382 अध्याय 382 निंग यी बहुत आज्ञाकारी है। घास के मैदान पर हल्की हवा बह रही थी, जिससे घास झुक रही थी और सरसराहट की आवाज आ रही थी। निंग यी ने अपनी आंखें बंद कर ली, हवा की हल्की सी गर्माहट महसूस करते हुए उसके छोटे से चेहरे पर आनंद के भाव झलक रहे थे। अरे वाह, मुझे इतने लंबे समय बाद इतना सुकून महसूस हुआ है। उसने अपनी बाहें इस तरह खोली मानो हवा को गले लगा रही हो। लिन मोयू के साथ रहने से निंग यी को मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से बेहद आराम महसूस हुआ। यह एहसास बहुत दुर्लभ था और निंग यी को यह बहुत पसंद था। उसे लिन मोयू के साथ रहना अच्छा लगता था। लिन मोयू की खुशबू अच्छी लगती थी और एक छोटी बिल्ली के बच्चे की तरह लिन मोयू के करीब रहना अच्छा लगता था। लिन मोयू ने धीमी आवाज में कहा, चलिए शुरू करते हैं। निंग यी ने खुशी से जवाब दिया, चलो शुरू करते हैं, अब मैं फिर से आराम कर सकती हूँ। ये कहते हुए उसने एक अनजान सा स्नैक निकाला और उसका एक बड़ा टुकड़ा खा लिया। एक विचार के साथ ही घास के मैदान में एक ठंडी हवा जोर से चली और 22 मरे हुए सैनिकों की टुकड़ियां एक साथ प्रकट हुई। वे भेड़ियों और बाघों की तरह सभी दिशाओं में टूट पड़े। निंग यी ने अपनी आंखें चौड़ी करके नाश्ता खाना भूलते हुए कहा, इतने सारे कैसे हो सकते हैं। जब वह लिन मोयू के साथ कालकोठरी में जाती थी, तब वहां केवल कुछ 100 ही लोग होते थे। अब यह संख्या संभवतः 10,000 से अधिक थी। लिन मोयू ने कहा, जब मैं 30वें स्तर पर पहुंची, तो मैंने एक नया कौशल हासिल कर लिया और संख्या बढ़ गई। कंकालों की संख्या में 2 बार भारी वृद्धि हुई थी। पहली बार 30वें स्तर पर जब लिच जनरल कौशल प्रकट हुआ, जिससे मरे हुए लोगों की सेना का गठन हुआ। दूसरी बार ऐसा लेवल 40 पर दूसरी जॉब चेंज के दौरान हुआ, जिससे समन करने की जगह 400 से बढ़कर 600 हो गई, जिससे कंकालों की संख्या में काफी वृद्धि हुई। अब 22 मरे हुए सैनिकों की टुकड़ियों में कंकालों की कुल संख्या 14,520 तक पहुंच गई थी, जो एक विशाल सेना की तरह दिख रही थी। निंग यी ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया और भी खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, इतने सारे कंकालों के साथ मुझे वास्तव में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और मैं बस नाश्ता कर सकती हूँ। मरे हुए सैनिकों की सेना सभी दिशाओं में दौड़ पड़ी और उनके दिमाग में कालकोठरी का नक्शा तेजी से बन गया। पशु देवता पठार विशाल और समतल था। ये बड़ी संख्या में पशु प्रकार के राक्षसों से भी भरा हुआ था। मारा गया। उन्नत भेड़िया खाल प्राप्त हुई। तारांकन 3 मारा गया। उन्नत भेड़ ऊन प्राप्त की। तारांकन 2 हत्या की सूचनाएं तेजी से सामने आने लगी और यहाँ के राक्षस समूहों में घूमते थे। प्रत्येक समूह में कम से कम 1 दर्जन, कभी कभी 30 या 40 राक्षस होते थे। किल नोटिफिकेशन लगातार आते रहे, लगभग बिना रुके। मरे हुए सैनिकों की सेना ने उन्हें तुरंत मार डाला और इस विशाल कालकोठरी में मौजूद कुलीन राक्षस भी 40 जोड़ स्तर के होने के बावजूद उनका मुकाबला नहीं कर सके और जल्दी ही मारे गए। लिन मोयू ने यहाँ किसी भी राक्षस को अकेले घूमते हुए नहीं देखा। आखिरकार यह एक विशाल तहखाना था जिसमें 50 लोग रह सकते थे।
अगर यहाँ अकेले राक्षस होते तो वे निश्चित रूप से सबसे ताकतवर होते। मरे हुए सैनिकों की सेना तेजी से आगे बढ़ी और लिन मोयू बिल्कुल भी नहीं हिली, फिर भी मरे हुए सैनिकों की सेना ने पठार को पूरी तरह से साफ कर दिया था। अभी सिर्फ 20 मिनट ही बीते थे। यह अनुभव अकेले लेवल अप करने की तुलना में कहीं अधिक तेज है। तुम्हारे साथ रहना बहुत आरामदायक है, बहुत अच्छा लगता है। निंग येई मुस्कुराना बंद नहीं कर पा रही थी, अकेले लेवल अप करने की कठिनाइयों के बारे में सोचकर, जो इससे बिल्कुल अलग थी। बस इसके बारे में सोचते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। पठार पार करने के बाद उन्हें अगले चरण का रास्ता मिल गया। हमें रास्ता मिल गया, चलो चलें। ये कहते हुए लिन मोयू ने निंग याई को गले लगाया और वह उसकी गर्मजोशी भरी बाहों में सिमट गई। अगले ही पल उसने खुद को उड़ते हुए महसूस किया और उसके आसपास का नजारा तेजी से गायब हो गया। यह महज एक अनुभूति नहीं थी, वे सचमुच उड़ रहे थे। उसका छोटा सा सिर लिन मोयू के आलिंगन से बाहर निकला और उसने उसकी पीठ पर बिजली के पंख देखे। हर तरफ चिंगारियां और बिजली ही बिजली। हवा उसके चेहरे पर लगी और निंग याई जल्दी से लिन मोयू की गर्म छाती से लिपट गई। बाहर बहुत ठंड थी, लिन मोयू की छाती कहीं ज्यादा गर्म और आरामदायक थी। कुछ सेकंड तक उड़ने के बाद लिन मोयू रुक गई। उनके सामने एक विशाल पुल था जो दूसरे पठार की ओर जाता था, और दोनों पठारों के बीच 100 मीटर से अधिक गहरी एक घाटी थी। पुल के बीचों बीच राक्षसों का एक समूह खड़ा था, जिनमें से एक विशेष रूप से विशालकाय था। यह एक बॉस मॉन्स्टर होना चाहिए। हवा में मंडराते हुए वे सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकते थे। दोनों पठारों के बीच की घाटी भी बड़ी संख्या में राक्षसों से भरी हुई थी। पठार की तुलना में यहाँ राक्षसों की संख्या कहीं अधिक थी, कम से कम हजारों की संख्या में। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह एक विशाल कालकोठरी है। राक्षसों की संख्या वास्तव में चौंकाने वाली है। लिन मोयू के पास 3 विकल्प थे: पुल पार करके दूसरे पठार पर जाना, राक्षसों को खत्म करने और बहुत सारा अनुभव प्राप्त करने के लिए घाटी में प्रवेश करना, या उन्हें अनदेखा करके सीधे ऊपर से उड़ जाना। लिन मोयू यहाँ स्पीड रन के लिए नहीं बल्कि लेवल बढ़ाने के लिए आई थी। इसलिए उन्होंने पहला और दूसरा दोनों विकल्प चुन लिए। उसने मरे हुए सैनिकों की सभी टुकड़ियों को वापस बुला लिया और फिर उन्हें दोबारा छोड़ दिया। आधे कंकाल नीचे मौजूद राक्षसों को भगाने के लिए घाटी में कूद गए। दूसरा आधा समूह पुल की ओर दौड़ पड़ा। अपनी सेनाओं को विभाजित करते हुए लिन मोयू का लक्ष्य अधिकतम दक्षता हासिल करना था। उसी समय वह निंग येई के साथ घाटी में उड़ गया। घाटी में असंख्य राक्षस मौजूद थे, जिनमें पशु प्रकार के राक्षस और कई सांप और कीट प्रकार के राक्षस शामिल थे। कंकालों के आगमन ने तुरंत ही राक्षसों का ध्यान आकर्षित कर लिया। उन्होंने कंकालों पर धावा बोला, लेकिन उन्हें पता चला कि उनके सामने भोजन नहीं बल्कि मौत थी। बूम! विस्फोटों की आवाज गूंज उठी, और कुछ राक्षसों को मारने के बाद लंबे समय से अप्रयुक्त लाश विस्फोट कौशल फिर से प्रकट हो गया। बड़ी संख्या में राक्षसों को पल भर में मार गिराने से अनुभव ज्वार की तरह उमड़ पड़ा। यहाँ शाप देने की कोई जरूरत नहीं थी, केवल लाश विस्फोट ही विस्फोट की सीमा के भीतर मौजूद सभी राक्षसों को मारने के लिए पर्याप्त था। घाटी लगातार कांप रही थी, ऊपर से अनगिनत चट्टानें गिर रही थीं और नीचे टकराकर जोर से आवाज कर रही थी। लिन मोयू बिजली के पंखों के साथ घाटी से उड़ती हुई गुजरी, जिससे पूरे रास्ते विस्फोट होते रहे। ये घाटी दोनों पठारों को जोड़ती थी और इसकी लंबाई केवल 5 किलोमीटर थी। अंदर राक्षसों की कुल संख्या 1000 से अधिक थी, वास्तव में बहुत घना था। अन्य टीमों के लिए उन पर लगातार राक्षसों के हमले होते रहते, जिससे पूरी घाटी को पार करना मुश्किल हो जाता। लेकिन लिन मोयू के लिए ये लाश विस्फोट के लिए सबसे अच्छी जगह थी। 20 सेकंड के बाद लिन मोयू निंग येई के साथ घाटी से बाहर निकलकर पुल के मुहाने पर उतरी। लाइटनिंग विंग्स की अवधि अभी अभी समाप्त हुई थी, और पंख गायब हो गए। निंग येई का चेहरा थोड़ा लाल हो गया था, वह उड़ने और लड़ने को लेकर स्पष्ट रूप से उत्साहित थी। जब वे उतरे तभी निंग येई ने कहा, यह बहुत रोमांचकारी था, बहुत मजा आया। लिन मोयू ने उसके सिर पर थपथपाते हुए कहा, मैं तुम्हें बाद में एक और सैर पर ले जाऊंगी। इस समय तक पुल पर चल रही लड़ाई अपने अंत के करीब पहुंच चुकी थी। कंकाल एक बाघ जैसे दिखने वाले राक्षस को घेरे हुए थे। हाईलैंड जायंट टाइगर उन्नत एलीट बॉस। स्तर 47। शक्ति 60,000। फुर्ती 30,000। मानसिक 10,000। संविधान 80,000।
कौशल दहाड़, बाघ के पंजे से प्रहार। विशेषताएं, जीवन शक्ति में वृद्धि। कुल 180,000 के एट्रीब्यूट के साथ यह उसी स्तर के हेल डिफिकल्टी डंगनों में बॉस से अधिक शक्तिशाली था, लेकिन एक असली बॉस से कमजोर था। कंकालों के लिए यह बेहद कमजोर था। अगर कंकाल पूरी ताकत से हमला करे तो इस तरह के राक्षस को आधे मिनट से भी कम समय में मार गिराया जा सकता है। अब कंकालों की घेराबंदी के तहत यह अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। अपनी उंगली के हल्के स्पर्श से ही वृद्धावस्था का अभिशाप फट गया और राक्षस अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़ा। हाईलैंड के विशालकाय बाघ को मारा। अनुभव जोड़ 1,410,000। विशाल बाघ तलवार प्राप्त हुई। विशालकाय बाघ तलवार प्लेटिनम श्रेणी का हथियार। सभी विशेषताएं जोड़ 1200। तलवारबाजी कौशल 60% तक बढ़ाया गया। एक बेहद घटिया प्लेटिनम ग्रेड हथियार। लिन मोयू ने उस पर बस एक नजर डाली और उसे अपने भंडारण स्थान में फेंक दिया। पुल पार करके दूसरे पठार पर पहुंचते ही मरे हुए सैनिकों की सेना एक बार फिर आगे बढ़ गई। निंग येआई ने कहा, बीस्ट गॉड पठार कालकोठरी में कुल 4 पठार हैं, जिनमें से प्रत्येक कई राक्षसों से भरा हुआ है। पठारों के बीच में शक्तिशाली राक्षस पहरा दे रहे हैं। आप जितना आगे जाएंगे, पठारों पर मौजूद राक्षस उतने ही ताकतवर होते जाएंगे। खासकर आखिरी पठार, जिसमें कई शक्तिशाली राक्षस हैं। और पठारों के बीच की घाटियां भी बड़ी संख्या में राक्षसों से भरी हुई हैं। जब दूसरी टीमें आती हैं, तो वे यथासंभव लड़ाई से बचने की कोशिश करती हैं और अंतिम पठार तक पहुंचने के लिए तेजी से आगे बढ़ती हैं। कालकोठरी के अधिकांश पुरस्कार अंतिम पठार पर केंद्रित हैं। लिन मोयू स्वाभाविक रूप से निंग येई की बात समझ गई। दर्जनों लोगों वाली अन्य टीमों का अनुभव बढ़ जाता, जिससे लगभग कुछ भी नहीं बचता। अनुभवहीन होने के कारण वे यथासंभव लड़ाई से बचने की कोशिश करते थे। लेकिन उनके लिए यह अलग था। केवल उन दोनों के साथ प्रत्येक राक्षस ने उन्हें काफी अनुभव प्रदान किया। इसके अलावा राक्षसों को मारने में लिन मोयू की गति सामान्य टीमों से अतुलनीय थी। वे 22 अमर सैनिकों की टुकड़ियां सभी हत्यारी मशीनें थीं, जिससे उन्हें काफी अनुभव प्राप्त हुआ था। लिन मोयू ने निंग येई की नाक पकड़ते हुए कहा, हम यहाँ लेवल बढ़ाने आए हैं। इनाम गौण है, अनुभव सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप स्पीड रन चाहते हैं, तो इस बार का समय पूरा करने और कालकोठरी का नक्शा तैयार करने के बाद मैं आपको स्पीड रन के लिए ले जाऊंगा। निंग येई खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो बस लिन मोयू के साथ अपनी जानकारी साझा कर रही थी। लिन मोयू जो भी फैसला करे, उसे कोई आपत्ति नहीं थी। निंग येई नाम की यह छोटी बिल्ली का बच्चा बहुत आज्ञाकारी था। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 383। अध्याय 383। 383। अध्याय 383। अपने ही पति का फायदा उठाना। दूसरे पठार पर मौजूद राक्षस पहले पठार पर मौजूद राक्षसों से अधिक शक्तिशाली थे, जिनका स्तर 47 तक पहुंच गया था। जानवरों की प्रजातियों में भी बदलाव आया था। हिरण और भेड़ियों की जगह शेर और बाघ आ गए थे। उनकी आक्रमण शक्ति और गति दोनों में काफी वृद्धि हुई थी। लेकिन राक्षस चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे वह 47वें स्तर का हो या 48वें स्तर का, इससे मरे हुए लोगों की सेना पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। जहां जहां से मृतकों की सेना गुजरी, वहां कोई राक्षस नहीं बचा। लिन मोयू और निंग येई दूसरे पठार पर इत्मीनान से टहल रही थी। यहां हवा काफी तेज थी और तापमान में गिरावट आई थी। दूर तक देखने पर उन्हें एक सफेद परत दिखाई दी, मानो बर्फ गिरी हो। निंग येई ने एक बार फिर पशु देवता पठार कालकोठरी के बारे में कहानियां सुनाई। उस समय दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य ने 9 देव स्तरीय विशेषज्ञों को पशु देवता पठार कालकोठरी को यहां स्थानांतरित करने के लिए जुटाया था। बड़े पैमाने पर बने कालकोठरियों को स्थानांतरित करना सामान्य कालकोठरियों की तुलना में कहीं अधिक कठिन होता है, खासकर यह कालकोठरी, जो विशेष रूप से कठिन थी। इसकी कठिनाई हॉल में मौजूद विशालकाय कालकोठरी की कठिनाई से भी कहीं अधिक थी। क्या तुम जानते हो क्यों, मोयू? लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, वास्तव में नहीं। निंग येई एक अच्छे परिवार से थी, और उसके दादा कालकोठरी के प्रभारी थे। उसे कालकोठरी के बारे में कई कहानियां और रहस्य पता थे। निंग येई ने उत्सुकता से आगे कहा, क्योंकि इस कालकोठरी में एक पशु देवता का असली रूप मौजूद है। राक्षस देवता का असली रूप। लिन मोयू ने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था और उसे यकीन नहीं था कि इसका मतलब क्या है।
निंग येई ने आगे कहा, दरअसल मुझे भी नहीं पता कि पशु देवता का असली रूप क्या है, लेकिन दादाजी ने कहा कि यह पशु देवता से संबंधित है, जो किसी प्रकार का देवता प्रतीत होता है। लिन मोयू चौंक गई। एक देवी, ये वास्तव में देवी देवताओं से संबंधित था। दादाजी के अनुसार इसीलिए इस कालकोठरी को पशु देवता पठार कहा जाता है। राक्षस देवता का असली रूप हर 3 साल में बदल जाता है। हर बार उसे मारने वाली पहली टीम को ही इनाम मिलता है, और इनाम इस बात पर निर्भर करता है कि उसे मारने में कितना समय लगता है। जहां तक हमें पता है, क्रिएशन गॉड एकेडमी की टीम को इसे मारने में 40 मिनट लगे और अंत में उन्हें बीस्ट गॉड की हड्डी का एक टुकड़ा मिला, जो नाखून से भी छोटा था। इसका इस्तेमाल बॉस के सहायक उपकरण बनाने में किया जा सकता है। बॉस एक्सेसरीज का नाम सुनते ही लिन मोयू अचानक चलना बंद कर दिया। निंग येई को यह अजीब लगा, क्या गड़बड़ है? लिन मोयू ने एक छोटा सा डिब्बा निकाला और उसे देते हुए कहा, मैं पहले भूल गई थी, ये तुम्हारे लिए है। ये क्या है? निंग येई ने बॉक्स खोला और अंदर से बॉस एक्सेसरीज की एक अनोखी सुगंध फैल गई। निंग येई की आंखें चमक उठी, वाह, बॉस के एक्सेसरीज। ये तुमने कहां से लिए? मुझे ईमानदारी से बताओ। उसकी आवाज में खुशी के साथ साथ चंचलता भी थी। लिन मोयू ने कहा, मेरे शिक्षक ने मुझे मेरे दूसरे रूपांतरण के बाद ये दिए थे, लेकिन मैं इनका उपयोग नहीं कर सकती। लिन मोयू ने निंग येई को उपकरण का उपयोग करने में अपनी असमर्थता के बारे में बताया। निंग येई ने ओह की आवाज निकाली, फिर डिब्बा बंद किया और उसे लिन मोयू को वापस सौंप दिया। तुम इसे नहीं चाहती? लिन मोयू को यह अजीब लगा, क्योंकि अभी अभी निंग येई की खुशी नकली नहीं थी। निंग येई ने अपना हाथ उठाया, जिस पर गोब्लिन किंग की अंगूठी थी जो लिन मोयू ने उसे दी थी। हालांकि यह भी एक बॉस एक्सेसरी थी, फिर भी इसके गुण बॉक्स में मौजूद तीनों एक्सेसरीज से निम्न स्तर के थे। निंग येई ने गर्व से कहा, मेरे लिए इतना ही काफी है। आप इन्हें अपने पास रखिए, ये भविष्य में काम आएंगे। लिन मोयू ने उत्सुकता से पूछा, ये मूल रूप से आपके लिए ही थे, इनका और क्या उपयोग हो सकता है? निंग येई शर्मा गई और बोली, बेवकूफी भरी बात है, शादी के प्रस्ताव के लिए तो है ही। लिन मोयू ने अपना सिर खुजाया, क्योंकि उसे आखिरकार बात समझ आ गई थी। डिवाइन समर एम्पायर की परंपराओं के अनुसार, विवाह प्रस्ताव के लिए सगाई के उपहार आवश्यक थे। भले ही वह एक दिव्य सेनापति हो, भले ही वह भविष्य में भगवान के स्तर का विशेषज्ञ बन जाए, फिर भी विवाह प्रस्ताव के लिए सगाई के उपहारों की आवश्यकता होगी। ऐसे में, ये तीनों बॉस एक्सेसरीज स्वाभाविक रूप से सगाई के लिए सबसे अच्छे उपहार साबित होंगे। ये लड़की, लिन मोयू ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा। निंग येई उससे कहीं आगे की सोच रही थी। चूंकि यही स्थिति थी, इसलिए लिन मोयू ने डिब्बे को एक तरफ रख दिया। वह बाद में जब शादी का प्रस्ताव रखेगा तो उन्हें ये चीजें उसे दे सकता है। आखिरकार, उसके आसपास होने से, निंग येई को असल में लड़ाइयों में शामिल होने की जरूरत ही नहीं थी। उनका रिश्ता और भी गहरा होता जा रहा था। अनजाने में ही वे पठार के किनारे पर पहुंच गए। उन्होंने दूसरे और तीसरे पठार को जोड़ने वाला पुल और साथ ही लंबी, संकरी घाटी देखी। नीचे देखने पर उन्हें घाटी में अनगिनत सांप जैसे जीव दिखाई दिए। हर आकार के विषैले सांप और अजगर, जिनकी गिनती करना असंभव है। यहां तक कि पुल की रखवाली करने वाला मुखिया भी 30 मीटर से अधिक लंबा एक विशालकाय अजगर था। इतने सारे सांपों को देखकर निंग येई का चेहरा पीला पड़ गया। मैं वहां नीचे नहीं जाऊंगी। लिन मोयू मुस्कुराया, अपने बिजली के पंख फैलाए और मरे हुए लोगों की सेना के साथ घाटी में घुस गया। कुछ ही देर में घाटी से तेज आवाजें आने लगी। मारा गया। सांप की खाल X2 प्राप्त हुई। मारा गया। सांप की खाल X2 प्राप्त हुई। अनुभव अंक लगातार तेजी से प्रकट हो रहे थे, हर बार दर्जनों या सैकड़ों संदेश। निंग येई उन्हें पढ़ भी नहीं पा रही थी। अन्य योद्धाओं ने राक्षसों को एक एक करके मारा। यहां तक कि जादूगरों के क्षेत्रीय आक्रमण कौशल भी एक साथ इतने सारे उन्नत कुलीन राक्षसों को नहीं मार सके। यह उपलब्धि केवल लिन मोयू ही हासिल कर सकती थी। इस समय, निंग येई को ऐसा लग रहा था जैसे वह लिन मोयू को रोक रही हो। अन्यथा, लिन मोयू की समतलीकरण गति दोगुनी हो सकती थी। लेकिन फिर उसने सोचा कि उसे उससे शादी तो देर सवेर करनी ही है, इसलिए अपने भावी पति का फायदा उठाना पूरी तरह से जायज था।
निंग येई का चेहरा एकदम सख्त हो गया, मानो उसने 10 परतों की ढाल पहन ली हो। जैसा कि कहावत है, मुर्गे से शादी करो और मुर्गे का अनुसरण करो। पति का ये फर्ज बनता है कि वह अपनी पत्नी को उन्नति में मदद करे। इन दोनों पठारों पर कुल मिलाकर 5000 से अधिक राक्षस मौजूद थे, जिससे उन्हें काफी अनुभव प्राप्त हुआ। कालकोठरी में प्रवेश करने के बाद से उन्हें 3% अनुभव प्राप्त हुआ था। निंग येई में और भी अधिक, लगभग 4% की वृद्धि हुई। लिन मोयू पहले से ही लेवल 42 पर थी, और उसे लेवल बढ़ाने के लिए लेवल 40 पर मौजूद निंग येई की तुलना में अधिक अनुभव की आवश्यकता थी। समान अनुभव होने पर भी, निंग येई की वेतन वृद्धि का प्रतिशत लिन मोयू की तुलना में अधिक था। जब लिन मोयू घाटी के तल से बाहर निकली, तब पुल पर चल रही लड़ाई भी समाप्त हो रही थी। लिन मोयू को पता चला कि वह गलत नहीं था, वास्तव में तीसरे पठार पर बर्फबारी हुई थी। तापमान बहुत कम होने के बावजूद, उन दोनों के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। आगे बढ़ते हुए उन्होंने बर्फीले नज़ारों की प्रशंसा की। जहां तक राक्षसों से लड़ने की बात है, वह पूरी तरह से मरे हुओं की सेना पर छोड़ दी गई थी। बीस्ट गॉड पठार कालकोठरी की एक और परत में क्रिएशन वर्ल्ड एकेडमी की टीम जमकर संघर्ष कर रही थी। वे मौन सहयोग से व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ते और पीछे हटते रहे। 5 योद्धाओं को टीम के अग्रभाग पर कीलों की तरह ठोक दिया गया था, जो राक्षसों के सभी हमलों को रोक रहे थे। उनके पीछे मौजूद वैद्य उन्हें नियंत्रित करते थे। जादूगर और तीरंदाज अपनी जगह पर खड़े होकर लगातार शानदार कौशल का प्रदर्शन करते हुए नुकसान पहुंचा रहे थे। अन्य टीमों की तुलना में, उनकी टीम के पास 2 अतिरिक्त नियंत्रण प्रकार के समर्थन थे। नियंत्रण बलों की जिम्मेदारी युद्ध की लय को नियंत्रित करना और शूरवीरों पर दबाव कम करना थी। टीम में एक हत्यारा भी था, जो कभी प्रकट होता था और कभी गायब हो जाता था। वह कभी कभी टीम छोड़कर आगे सड़क से राक्षसों को जादूगरों के हमले की सीमा में ले आता था, जिससे मारने की दर बढ़ जाती थी। हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा, हम सृष्टिकर्ता देवता और फीनिक्स सम्राट की टीमों को हमसे आगे नहीं निकलने दे सकते। 3 साल पहले, सृष्टिकर्ता भगवान की टीम ने राक्षस भगवान के असली रूप को नष्ट करने में हमें हरा दिया था। इस बार हमें पहला स्थान हासिल करना होगा। लिंग येझान चिल्लाया। इस बार वह क्रिएशन वर्ल्ड एकेडमी की टीम का नेतृत्व करते हुए बीस्ट गॉड पठार पर चढ़ाई कर रहा था। असल में वह पहले ही लेवल बढ़ा सकता था, लेकिन बीस्ट गॉड पठार कालकोठरी के कारण उसने खुद को मजबूरन लेवल 50 पर ही रखा। मान सम्मान के लिए नहीं, बल्कि गौरव के लिए। इस बार क्रिएशन वर्ल्ड एकेडमी जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। फीनिक्स एम्परर एकेडमी की भी यही स्थिति थी। उनकी टीम भी दूसरे चरण में पहुंच चुकी थी, और उनकी प्रगति अन्य 2 टीमों से कम नहीं थी। जब भी बीस्ट गॉड पठार कालकोठरी रिफ्रेश होती थी, तो तीनों अकादमियां एक प्रतियोगिता की तरह एक साथ आती थीं। अधिकांश समय विजेता क्रिएशन गॉड एकेडमी ही होती थी। क्रिएशन वर्ल्ड एकेडमी और फीनिक्स एम्परर एकेडमी ने केवल 2 बार ही जीत हासिल की थी। विश्वविद्यालय के एक सम्मेलन कक्ष में कई उच्च स्तरीय विश्वविद्यालय अधिकारी एकत्रित हुए। तीनों शीर्ष अकादमियों के प्रधानाचार्य उपस्थित थे। क्रिएशन वर्ल्ड एकेडमी के प्रधानाचार्य मो शिंगहे, क्रिएशन गॉड एकेडमी के प्रिंसिपल लुओ गौक्सुआन, फीनिक्स सम्राट अकादमी के प्रधानाचार्य लुओ यान। निंग ताइरान बीस्ट गॉड पठार कालकोठरी की स्थिति को सबके सामने प्रदर्शित कर रहा था। ये बीस्ट गॉड पठार कालकोठरी प्रतियोगिता अब केवल छात्रों के बीच की प्रतियोगिता नहीं रह गई थी, बल्कि अकादमियों के बीच एक बड़ी प्रतियोगिता बन गई थी। इससे पता चल सकता है कि प्रतिभाशाली छात्रों के नए समूह में से कौन अधिक असाधारण था। इस समय तीनों मुख्य व्यक्तियों के चेहरे के भाव बहुत ही अजीब थे। उनकी अकादमी टीमों को दर्शाने वाली 3 तस्वीरों के अलावा, उन सभी के ऊपर एक और तस्वीर थी। कालकोठरी को साफ करते समय लिन मोयू ने निंग येई को गले लगाया हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी बगीचे में टहल रहे हो। निंग ताइरान का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ कड़वा खा लिया हो। उसका मुंह फड़क रहा था और आंखें गुस्से से चमक रही थीं। उसने दांत पीसते हुए मुश्किल से कहा, बदमाश, उसे छोड़ दो। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 384। अध्याय 384। 384। अध्याय 384। मुझे एक साथ कई राक्षसों को मारे हुए बहुत समय हो गया है। डीनो ने कुछ देर तक देखा और फिर एक साथ निंग ताइरान की ओर हाथ जोड़कर बधाई दी। बधाई हो, निंग लाओ, इतना अच्छा दामाद पाने पर।
किसने सोचा होगा कि मिस यई का इतना अच्छा स्वाद होगा और अंत में उन्हें लिन शेंजियांग मिल जाएंगे। लिन शेंजियांग का भविष्य असीमित है। मिस यई को वाकई अच्छे लोगों को चुनने का हुनर आता है। उनके शब्द निंग ताइरान के दिल में छुरा घोंपने जैसे थे। उन्होंने इतना सुंदर फूल उगाया था, लेकिन अंत में किसी और ने उसे तोड़ लिया। उसे अपने गले में एक गांठ सी महसूस हुई, जिसे वह न तो निगल पा रहा था और न ही थूक पा रहा था, मानो उसने कुछ अप्रिय खा लिया हो। निंग ताइरान के नाखुश चेहरे को देखकर बाकी लोग चुप हो गए। वे सभी अनुभवी व्यक्ति थे और देख सकते थे कि निंग ताइरान बेहद दुखी थी। एक दादाजी की स्वाभाविक प्रतिक्रिया समझ में आती है। किसी ने तुरंत विषय बदल दिया, ऐसा लगता है कि इस बार लिन शेंजियांग नेतृत्व करेगा। सचमुच, मुझे आश्चर्य है कि लिन शेंजियांग को पशु देवता के वास्तविक रूप को हराने में कितना समय लगेगा। पिछला रिकॉर्ड 37 मिनट का था। पुरस्कार समय के अनुसार अलग अलग होते हैं। मुझे उम्मीद है कि लिन शेंजियांग एक नया रिकॉर्ड बना सकती है। इस समय लिन मुयु पहले ही तीसरे पठार पर पहुंच चुका था। स्पष्ट रूप से वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। इस बीच शीर्ष 3 अकादमियों की टीमें केवल दूसरे स्तर तक ही पहुंच पाई थीं। इसके अलावा लिन मुयु गति की परवाह किए बिना घाटी में मौजूद राक्षसों सहित सभी राक्षसों को खत्म करने की रणनीति का उपयोग कर रही थी। ये वाकई बेहद गुस्सा दिलाने वाला था। तीनों डीन में से केवल मो शिंगहे ही प्रसन्न दिखे। आखिरकार लिन मुयु नामात्र के लिए ही उनकी जेनेसिस अकादमी का हिस्सा थी। मो शिंगहे ने एक पल सोचा, निंग लाओ, क्या तुम्हें लिन शेंजियांग को याद दिलाना चाहिए कि वह पशु देवता के असली रूप के खिलाफ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करे? निंग ताइरान ने चिढ़कर कहा, क्या उसे मुझे याद दिलाने की जरूरत है? याई ने उसे पहले ही बता दिया होगा। उसके फूले हुए गाल और चमकती आंखें देखकर बाकी लोग हंसने को मजबूर हो गए। एक ईश्वरीय शक्ति का धनी, फिर भी एक स्नेही दादा। अपनी नाराजगी के बावजूद निंग ताइरान को यह स्वीकार करना पड़ा कि लिन मुयु वास्तव में असाधारण थी। अपने समकालीनों में उनका कोई सानी नहीं था, कोई भी उनके आसपास भी नहीं था। कुछ समय पहले, जब लिन मुयु शिवलोक में फंसी हुई थी, तब इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था। निंग ताइरान उनमें से एक थी। उस समय उसे लगा कि लिन मुयु का अंत निश्चित है और उसने निंग यई को यह बात बताने की हिम्मत नहीं की। किसने सोचा होगा कि लिन मुयु जीवित रहेगी और शवलोक से बच निकलेगी? निंग ताइरान ने स्वीकार किया कि अगर वह शवलोक में फंस जाता तो शायद वह भी बच नहीं पाता। इसे स्वीकार करना एक बात थी, लेकिन असंतुष्ट महसूस करना दूसरी बात थी। निंग ताइरान ये भी जानना चाहता था कि लिन मुयु को पशु देवता के वास्तविक रूप को हराने में कितना समय लगेगा और उसे क्या क्या पुरस्कार मिलेंगे। विफलता की संभावना के बारे में क्या? उन्होंने इस बारे में सोचा ही नहीं था। अगर दूसरी टीमें इसे हरा सकती हैं, तो लिन मुयु कैसे हार सकता है? उसकी शक्तिशाली मरे हुए सैनिकों की सेना को देखकर ही परिणाम स्पष्ट था। लिन मुयु और निंग यई बर्फ में चलते हुए अपने पदचिह्न छोड़ गए। उन्होंने मरे हुए सैनिकों की सेना का पीछा करते हुए तीसरे पठार के अंत तक गए। घाटी में बर्फ के टुकड़े गिरते गए और मोटी परतों में जमा हो गए। बर्फ में भालू जैसे दिखने वाले, लेकिन उनसे कहीं अधिक बड़े राक्षस पड़े थे। ऊपर पुल पर भालू जैसे दिखने वाले ऐसे ही राक्षस सरदारों की तरह खड़े थे। इसी रणनीति का उपयोग करते हुए मरे हुए लोगों की सेना 2 समूहों में बंट गई। लिन मुयु घाटी में उड़कर गिर पड़ी। धमाकों की गूंज सुनाई दी और घाटी में जमी बर्फ हवा में उड़ गई, जो झरने की तरह वापस नीचे गिरने लगी। 30 सेकंड से भी कम समय में घाटी में मौजूद भालू जैसे सभी राक्षस मर चुके थे। पुल पर लड़ाई जारी रही। भालू जैसे दिखने वाले उस बॉस का लेवल 49 था और वह मजबूत शारीरिक बनावट और जीवन शक्ति से भरपूर था। कंकाल को उसे मारने के लिए कई बार वार करने पड़े। जादूगरों और तीरंदाजों को भी कई दौर के हमलों की जरूरत थी। पहले 3 पठार भी मरे हुओं की सेना के आगे बढ़ने को रोक नहीं पाए। लिन मुयु और निंग यई अंतिम पड़ाव पर पहुंच गईं। चौथे पठार पर मौजूद राक्षस अलग थे। शिया जिंग अकादमी के बैठक कक्ष में तीनों डीन लिन मुयु को चौथे पठार की ओर बढ़ते हुए देख रहे थे। मो शिंगहे ने अपनी सफेद दाढ़ी सहलाते हुए बुदबुदाया, चौथे पठार, जिसे बॉस पठार के नाम से भी जाना जाता है, में राक्षसों के 12 समूह हैं। प्रत्येक समूह में 20 से 30 राक्षस होते हैं, जिनका नेतृत्व एक बॉस करता है। इस प्रकार कुल मिलाकर 12 बॉस होते हैं।
क्रिएशन गॉड एकेडमी के डीन लुओ गाओक्सुआन ने आगे कहा, मुश्किल बॉस की संख्या में नहीं, बल्कि उनकी आपसी सहायता में है। फ्लेम एम्परर एकेडमी की इकलौती महिला डीन, लुओ यान ने कहा, इसलिए मारे जाने से पहले प्रत्येक समूह को यथासंभव दूर खींचना होगा। अन्यथा सभी बॉस एक साथ हमला कर सकते हैं। लुओ गाओक्सुआन ने लिन मोयू को देखते हुए धीरे धीरे कहा, चौथे पठार को सावधानीपूर्वक पार करना होगा। यह सबसे अधिक समय लेने वाला है। यहां तक कि हमारी क्रिएशन गॉड एकेडमी की टीम को भी इसे पार करने में कम से कम 2 घंटे लगते हैं। निंग लाओ, आपको क्या लगता है कि लिन शेंजियांग को चौथे पठार को पार करने में कितना समय लगेगा? सभी ने निंग ताइरान की ओर देखा। उनमें से निंग ताइरान लिन मोयू को सबसे अच्छी तरह जानता था। निंग ताइरान ने एक पल सोचा, अगर वह इसे गंभीरता से लेता है तो लगभग 10 मिनट लगेंगे। तीनों डीन हैरान रह गए। 10 मिनट और 2 घंटे में बहुत बड़ा अंतर था। यह असंभव है। लुओ गाओक्सुआन ने निंग ताइरान के कथन का खंडन तो नहीं किया, लेकिन उस पर पूरी तरह से विश्वास भी नहीं किया। निंग ताइरान ने हंसते हुए कहा, बस देखते रहो। उन्हें लगा कि 10 मिनट का अनुमान शायद कुछ ज्यादा ही है। वह जानता था कि जितने अधिक राक्षस होंगे, लिन मोयू के लिए उतना ही अधिक लाभ होगा। सामूहिक हत्या में लिन मोयू के कौशल का कोई सानी नहीं था। उस दृश्य में लिन मोयू और निंग याई चौथे पठार पर कदम रखती है। हवा और बर्फ तेज हो गई थी, और तापमान इतना कम हो गया था कि वह चाकू की तरह चुभ रहा था। प्रत्येक पठार पिछले पठार से अधिक ऊंचा और अधिक दुर्गम था। लिन मोयू ने चौथे पठार पर राक्षसों को देखा। वे समूहों में आगे बढ़ते थे, प्रत्येक समूह का नेतृत्व एक सरदार करता था। बॉस पठार में वाकई बहुत सारे बॉस हैं, निंग याई ने आश्चर्य से कहा। उसने समझाया, चौथे पठार को बॉस पठार कहा जाता है क्योंकि इसमें कई बॉस राक्षस हैं। लिन मोयू मुस्कुराई और बोली, ये नाम बिल्कुल उपयुक्त है। कई बॉस दूसरों के लिए परेशानी का सबब होते थे, लेकिन उनके लिए फायदेमंद साबित होते थे। दर्जनों कंकाल निडरों पर आरोप लगाए गए। वे अलग अलग दिशाओं में भागे और राक्षसों के अलग अलग समूहों को निशाना बनाया। एक एक करके समूहों को खत्म करना बहुत झंझट भरा था। बेहतर यही था कि सबको एक साथ इकट्ठा करके एक ही बार में मार दिया जाए। निंग याई की आंखें उत्साह से चमक उठी। उसने लिन मोयू की योजना का अनुमान लगा लिया और उसे यह रोमांचक लगा। लिन मोयू ने उसके उत्सुक भाव को देखा, जो स्पष्ट रूप से इस नजारे का आनंद ले रही थी। कंकालनुमा उन्मादी योद्धा तेजी से चौथे पठार को पार कर गए, जिससे सभी राक्षस उनकी ओर आकर्षित हो गए। उनकी असाधारण चपलता ने उन्हें बॉस राक्षसों से आगे निकलने में सक्षम बनाया। कंकालनुमा उन्मादी सैनिकों ने राक्षसों को एक साथ खींचकर एक लंबी कतार बना दी। सबसे आगे कंकालनुमा बर्बर योद्धा थे, जिनके पीछे भेड़ियों, शेरों, भालुओं और सांपों सहित 12 प्रमुख राक्षस थे। वहां कई प्रकार के जानवर मौजूद थे। अंत में 300 से अधिक कालकोटरी के राक्षस उनके पीछे आ गए। कंकालनुमा उन्मादी योद्धाओं ने राक्षसी सेना को वापस ले जाकर नेतृत्व किया, जहां मरे हुए लोगों की सेना के जादूगर और तीरंदाज उनका इंतजार कर रहे थे। कौशल, बुढ़ापे का अभिशाप। पूरा पठार लाल रोशनी से जगमगा उठा। सभी राक्षसों के पास लाल तलवारें थीं और उनके सिर के ऊपर हथकड़ियां थीं। राक्षसों को ऐसा लगा जैसे दुनिया की रफ्तार तेज हो गई हो। कंकालनुमा उन्मादी योद्धाओं की गति में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। दुनिया की रफ्तार नहीं बढ़ी, बल्कि राक्षसों की रफ्तार धीमी हो गई। राक्षस धीमी गति से आगे बढ़ रहे थे। निंग याई अपनी हंसी नहीं रोक पाए और बोली, ये तो बहुत ही रोमांचक और मजेदार है। लिन मोयू, जिसने लंबे समय से किसी बड़े समूह को नहीं खींचा था, उसे भी रोमांच महसूस हुआ। जादूगरों और तीरंदाजों ने एक साथ हमला किया। मौलिक विस्फोटों ने राक्षसों के समूह को रोशन कर दिया। तीरों ने पल भर में ही राक्षसों को भेद दिया, जिससे कई मारे गए। लिन मोयू ने उंगली से इशारा किया। कौशल, लाश विस्फोट। बूम बूम बूम। धमाकों की आवाजें लगातार गूंजती रहीं। जमीन फट गई और बर्फ आसमान में उड़ने लगी, जिससे पूरी दुनिया सफेद हो गई। पूरी दुनिया सफेद रंग से ढकी हुई थी, वहां और कोई रंग नहीं था। बहुत सुंदर। बर्फीली दुनिया में निंग याई की स्पष्ट आवाज गूंज उठी। शिया जिंग अकादमी में डीन के सामने की स्क्रीन सफेद हो गई, जिससे सब कुछ धुंधला हो गया। हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे आश्चर्य है कि अंदर क्या हो रहा है। किसी ने धीमी आवाज में बात की।
निंग ताइरान ने हंसते हुए कहा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें जल्द ही पता चल जाएगा। उसने समय पर नजर डाली, 6 मिनट, उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज। चौथे पठार के केंद्र में एक वेदी थी, और एक राक्षस धीरे धीरे जागृत हुआ। इससे एक तेज रोशनी निकली, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ दिया। अपने विचार लिखने के लिए पसंदीदा पैराग्राफ पर देर तक दबाएं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संपर्क, सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। C385। अध्याय 385। 385। अध्याय 385। शिवलोक में पशु देवता सार रक्त। जैसे ही विशाल आभा प्रकट हुई, बर्फ और हिम पिघल गए, और दृश्य तुरंत स्पष्ट हो गया। लिन, उस दृश्य में छोटे बड़े शवों के ढेर पहाड़ों की तरह लगे हुए थे। चौथे पठार पर मौजूद सभी राक्षस मर चुके थे, एक भी नहीं बचा था। तीनों डीन कुछ हद तक हैरान थे। यहां तक कि मो शिंगहे भी लिन मोयू द्वारा किए गए सामूहिक नरसंहार को पहली बार देख रहा था। लुओ गाओक्सुआन की आंखें चौड़ी हो गईं। हमले की शुरुआत से लेकर अंत तक सिर्फ 10 सेकंड लगे, है ना? और सब खत्म हो गया। लुओ यान की आवाज थोड़ी धीमी थी, 10 सेकंड भी नहीं। निंग ताइरान को इस परिणाम की पहले से ही उम्मीद थी। वह गंभीर भाव से वहीं खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। लुओ गाओक्सुआन ने कहा, मैं लिन शेंजियांग को हमारी क्रिएशन गॉड अकादमी में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। लुओ यान ने चिढ़कर कहा, तुम्हारी क्रिएशन गॉड अकेडमी में पहले से ही काफी प्रतिभाशाली छात्र हैं। लिन शेंजियांग हमारी फ्लेम एम्परर अकेडमी के लिए ज्यादा उपयुक्त रहेगा। लुओ गाओक्सुआन पीछे नहीं हटा, हमारी क्रिएशन गॉड अकेडमी तीनों अकादमियों में सबसे श्रेष्ठ है। उसे हमारे पास आना चाहिए। दफा हो जाओ। किसने ये स्वीकार किया? हमारी ज्वाला सम्राट अकादमी देर सवेर शीर्ष अकादमी बन जाएगी। हा, शीर्ष अकादमी। ऐसा तो 1000 साल में भी नहीं होगा। दोनों के बीच लगातार बहस होती रही, जाहिर है ये पहली बार नहीं था। कुछ देर बाद दोनों ने मो शिंगहे की ओर मुड़कर देखा। पहले जब वे बहस करते थे, तो मो शिंगहे जरूर उसमें शामिल हो जाता था, लेकिन आज वह चुप रहा, जो अजीब था। कुछ असामान्य जरूर हो रहा होगा। मो शिंगहे, तुम आज अजीब व्यवहार कर रहे हो। लुओ यान ने मो जिंगे को देखा, और लुओ गाओक्सुआन ने भी। मो शिंगहे जानता था कि वह इसे छिपा नहीं सकता, इसलिए उसने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, दरअसल लिन शेंजियांग पहले ही हमारी जेनेसिस अकादमी में शामिल हो चुका है। क्या? दोनों ने एक साथ हैरानी जताई। लुओ यान ने संदेह भरी निगाहों से पूछा, ये कब हुआ? मो शिंगहे ने उत्तर दिया, काफी समय हो गया है। लुओ गाओक्सुआन ने कहा, ईमानदारी से बताओ, तुमने लिन शेंजियांग को शामिल होने के लिए कैसे राजी किया? चाल, जरा संभल कर बोलो। मो शिंगहे ने गुस्से से जवाब दिया। चुप रहो। निंग ताइरान अचानक चिल्लाया। कमरा तुरंत ही शांत हो गया। निंग ताइरान ने धीमी आवाज में कहा, पशु देवता का असली रूप प्रकट होने ही वाला है। उस दृश्य में एक वेदी दिखाई दी। वेदी चौथे पठार के केंद्र में स्थित थी, जिसके बीचों बीच एक विशाल पत्थर का स्तंभ खड़ा था। पत्थर के स्तंभ के आधार पर एक विशालकाय प्राणी लेटा हुआ था, जो बंदर जैसा दिखता था। वह प्राणी जागृत हो रहा था, उसकी आभा आसमान छू रही थी, हवा और बादलों में हलचल मचा रही थी। पशु देवता का असली रूप जागृत हो रहा था, और निंग ताइरान और अन्य लोगों ने अपना ध्यान उसी पर केंद्रित कर लिया। जब लिन मोयू ने पशु देवता का असली रूप देखा, तो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने पहले भी राक्षस देवता का असली रूप देखा था। नहीं, उसने ऐसा ही एक प्राणी देखा था। शवलोक में, वहां से निकलने से ठीक पहले, उसका सामना एक ऐसे ही राक्षस से हुआ। उस समय, उस राक्षस ने एक विशाल गदा चलाए और कई कंकालनुमा उन्मादियों को मार डाला। इसका आक्रमण करने का तरीका उग्र था, और इसकी आक्रमण शक्ति आश्चर्यजनक थी। लिन मोयू ने शुरू में सोचा कि यह एक मानव योद्धा है, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि यह बात तर्कसंगत नहीं है। बहुत कम ही ऐसे मानव योद्धा थे जो गदा का इस्तेमाल करते थे, और यद्यपि उस प्राणी का शरीर सड़ा हुआ था, फिर भी उस पर बाल थे। यह तो कहा ही जा सकता है कि इसका आकार कुछ हद तक मनुष्य जैसा था, लेकिन इसका आकार और बनावट पूरी तरह से भिन्न थी। अब इसे देखकर ये राक्षस देवता के वास्तविक रूप से बहुत मिलता जुलता प्रतीत होता था। एकमात्र अंतर विशालकाय लाठी का था। गर्जन, एक भयानक ध्वनि तरंग ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया, जिससे चौथा पठार कांप उठा।
पशु देवता का वानर जैसा वास्तविक रूप पूरी तरह जागृत हो गया, और पल भर में उसका शरीर कई गुना बड़ा हो गया। एक विशाल हाथ ने उसके बगल में स्थित पत्थर के स्तंभ को पकड़ लिया। पत्थर का स्तंभ एक विशाल गदा में परिवर्तित हो गया। लिन मोयू को अब यकीन हो गया था कि उसने शिवलोक में जिस प्राणी को देखा था, वह वास्तव में सच्चा पशु देवता था। और उससे पहले वाला पता लगाने की क्षमता में जबरदस्त उछाल आया। राक्षस देवता का वास्तविक रूप उन्नत बॉस। स्तर 55, शक्ति 120,000, फुर्ती 100,000, मानसिक 50,000, संविधान 130,000, कौशल विश्व समाप्ति क्लब हजारों का सफाया। विशेषताएं: शारीरिक क्षति में 30% की कमी, मौलिक क्षति में 30% की कमी, आक्रमण में वृद्धि, गति में वृद्धि। कुल 400,000 के गुणों, दोहरी प्रतिरक्षा और दोहरे संवर्धन के साथ यह उसी स्तर के विश्व स्तरीय बॉस से भी अधिक शक्तिशाली था। इसमें केवल कुछ अत्यंत विशिष्ट कौशलों की कमी थी, जैसे पृथ्वी को छूने वाले ड्रैगन देवता की जहरीली गैस, आत्मा को खाने वाली कृमि माता की महासुरक्षा और प्राचीन फीनिक्स की काली अग्नि। विश्व स्तरीय बॉस के साथ काम करने के ये सबसे कठिन पहलू थे। उसके सामने मौजूद दानव देवता का असली रूप विश्व स्तरीय महाशक्तियों से भी बढ़कर गुणों से युक्त होने के अलावा अन्य किसी विशेष विशेषता से युक्त नहीं था। लेकिन अपनी शक्तिशाली विशेषताओं के कारण साधारण टीमें इसे हरा नहीं सकती थीं। केवल शीर्ष अकादमी टीमें ही बड़ी मुश्किल से इसे हरा पाईं। लिन मोयू को इसके गुणों की परवाह नहीं थी, उसे इसकी दिखावट में अधिक रुचि थी। इसका रूप शवलोक में स्थित पशु देवता से बहुत मिलता जुलता था, लगभग एक जैसा। वह शवलोक में राक्षस देवता को हरा नहीं सका, यहां तक कि उसे कुछ देर के लिए रोक भी नहीं सका। जहां तक इसकी बात है, लिन मोयू को कोई कठिनाई महसूस नहीं हुई। उसके लिए तो बस यही सवाल था कि इसे जल्दी या धीरे धीरे खत्म किया जाए। निंग येई ने हैरानी से कहा, यह पशु देवता का असली रूप कैसे हो सकता है? क्या 3 साल बीत चुके हैं? शैतान देवता का असली रूप हर 3 साल में बदल जाता है। जो भी इसे सबसे पहले मारेगा उसे अतिरिक्त पुरस्कार मिलेंगे। अन्य समयों में कालकोठरी का स्वामी केवल राक्षस देवता की एक छाया मात्र होता है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। लिन मोयू ने धीरे से पूछा, ये हम इसे जितनी जल्दी मारेंगे उतना ही अच्छा इनाम मिलेगा, है ना? निंग येई ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड क्रिएशन गॉड अकेडमी ने 35 मिनट में बनाया था, और उन्हें बीस्ट गॉड की हड्डी का एक टुकड़ा मिला था। जेनेसिस अकेडमी ने एक बार इसे 41 मिनट में ही खत्म कर दिया था, लेकिन उनके पुरस्कार कहीं ज्यादा बुरे थे। लिन मोयू ने अचानक कहा, अगर मैं इसे तुरंत मार दूं, तो मुझे आश्चर्य है कि हमें कितने इनाम मिलेंगे। निंग येई स्तब्ध रह गई, उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। यह एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी था, और इसे हराना ही अपने आप में एक प्रभावशाली उपलब्धि थी। उसे तुरंत मार डालने की बात तो दूर, ये कैसे संभव था? लिन मोयू मुस्कुराए और बोली, मैं कोशिश करके देखूंगी। स्ट्रॉन्ग सोल्जर स्किल सक्रिय हो गई। हालांकि वह इसका इस्तेमाल करना नहीं चाहता था, लेकिन उसने पुरस्कारों के लिए ऐसा करने का फैसला किया। लिन मोयू ने अपने दाहिने हाथ से इशारा किया, और उसके बाएं हाथ में लपटें नाच रही थी। कौशल वृद्धावस्था का अभिशाप। कौशल आत्मा ज्वाला। लाल रोशनी के नीचे नवजागृत पशु देवता का वास्तविक रूप धीमा हो गया। इसका ध्यान तुरंत लिन मोयू पर केंद्रित हो गया। लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, आत्मा की ज्वाला पहले ही गिर चुकी थी। सभी गुणों में 200% की वृद्धि के साथ लिन मोयू का मानसिक गुण लगभग 360,000 तक पहुंच गया, जिससे सोल फ्लेम की क्षति में काफी वृद्धि हुई, साथ ही अतिरिक्त 500% क्षति भी हुई। आत्मा की ज्वाला भयानक शक्ति के साथ नीचे उतरी। राक्षस देवता के असली रूप ने एक दयनीय चीख निकाली और लगभग अपने हाथ में पकड़ी विशाल गदा को गिरा दिया। कंकालनुमा जादूगरों और कंकालनुमा तीरंदाजों ने एक साथ हमला किया। मौलिक विस्फोटों की गर्जना हुई, जिसने पशु देवता के वास्तविक रूप को भस्म कर लिया। तीरों ने उसके शरीर को भेद दिया, जिससे वह पल भर में एक साही में बदल गया, जो प्रति सेकंड 3 बार हमला करने में सक्षम था। 3 हमलों के बाद राक्षस देवता का असली रूप तीरों से ढक गया था। कंकालनुमा उन्मादी योद्धाओं ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़कर धावा बोल दिया। लाल रंग की कुल्हाड़ियां राक्षस देवता के वास्तविक रूप पर बरसने लगी।
कंकालनुमा बर्बर योद्धाओं ने निर्भीकता से हमला किया, लहरों की तरह आक्रमण करते और पीछे हटते रहे। राक्षस देवता का नवजागृत वास्तविक रूप दहाड़ने का मौका भी नहीं पा सका और 5 सेकंड से भी कम समय में ही वह ढेर हो गया। लगभग पल भर में ही उसकी मृत्यु हो गई। निंग ये अचंभित रह गई। ये बहुत जल्दी हो गया। पिछले अनुभवों के आधार पर यह एक कठिन मुकाबला होना चाहिए था। किसने सोचा होगा कि लिन मोयू इतनी प्रभावशाली होंगी? यहां तक कि तीनों डीन, जिन्होंने बहुत कुछ देखा था, भी स्तब्ध रह गए। निंग ताइरान को एक त्वरित लड़ाई की उम्मीद थी, लेकिन इतनी जल्दी की नहीं। आखिरकार ये बीस्ट गॉड का असली रूप था, एक लेवल 55 बॉस, जिसकी युद्ध शक्ति उसी स्तर के विश्व स्तरीय बॉस से कहीं अधिक थी। लेकिन लिन मोयू ने उसे तुरंत मार डाला और वह अपमानजनक तरीके से मर गया। लुओ गाओक्सुआन का मुंह खुला रह गया। निंग लाओ, ये सच नहीं हो सकता। क्या तुमने गलत दृश्य दिखा दिया? लुओ यान ने आगे कहा, मैं दशकों से जी रही हूं और यह सब अवास्तविक सा लगता है। मो शिंगहे ने शुरू में तो अविश्वास जताया, लेकिन अंततः सच्चाई को स्वीकार करते हुए प्रशंसा की। लिन शेंजियांग वास्तव में लिन शेंजियांग ही है। निंग ताइरान ने कहा, आज की घटनाओं को फैलने न दें। मौजूदा हालात को देखते हुए, अगर यह बात बाहर फैल गई तो परेशानी खड़ी हो सकती है। निंग ताइरान की गंभीरता को देखकर तीनों ने सहमति में सिर हिलाया। मानव जाति एक नाजुक स्थिति में थी। दानव उपासकों का शिकार किया जा रहा था और उनके कई सदस्यों को पकड़ लिया गया था। इसके जवाब में उन्होंने जोरदार जवाबी हमले किए। लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि उनमें कितने सारे दानव उपासक थे। लिन मोयू द्वारा शहर को नष्ट करने की कार्रवाई से क्रोधित होकर अगाध दानव अपनी सेना एकत्रित कर रहे थे। ड्रैगन जाति भी हलचल मचा रही थी। उन्होंने रसातल राक्षसों के साथ शत्रुता समाप्त कर दी थी और युद्ध के मैदान में सैनिकों का संग्रह कर रही थी। उनके इरादे स्पष्ट नहीं थे। सभी संकेतों से यही संकेत मिल रहे थे कि लिन मोयू उनका प्राथमिक लक्ष्य था। इसलिए लिन मोयू के बारे में किसी भी जानकारी को गोपनीय रखना आवश्यक था। जब राक्षस देवता का असली रूप मर गया, तो वेदी ढह गई, जिससे खून का एक लाल पिंड प्रकट हुआ। पशु देवता की टांग की हड्डी प्राप्त हुई। पशु देवता का सार रक्त प्राप्त हुआ। पशु देवता की टांग की हड्डी, देवता बनने से पहले पशु देवता द्वारा छोड़ी गई एक हड्डी, जिसमें दिव्य सार का एक अंश होता है। पशु देवता का सार रक्त, शारीरिक व्यवसायों के लिए, ये तीसरे नौकरी परिवर्तन के दौरान व्यवसाय उदात्तीकरण की संभावना को काफी हद तक बढ़ा सकता है। साथ ही एक प्रतिभा को जागृत करने की निश्चित संभावना भी होती है। उस सार रक्त को देखकर निंग ताइरान का चेहरा एकदम बदल गया और वह पलक झपकते ही कमरे से गायब हो गया। उसके बाद हैरानी भरी चीखें सुनाई दी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 386। अध्याय 386। 386। अध्याय 386। मैं इसका उपयोग आपको शादी का प्रस्ताव देने के लिए करता हूं। देवताओं की वस्तुएं हमेशा उपयोगी होती हैं। लिन, पहले प्राप्त की गई पशु देवता की हड्डी नाखून से भी छोटा एक टुकड़ा थी, जिसे लगभग एक खंड ही माना जा सकता है। फिर भी इसे एक शानदार एक्सेसरी बनाया जा सकता है। इसके अलावा मुट्ठी भर मात्रा में मौजूद सारगर्भित रक्त का जिक्र तो करना ही क्या, जिसके प्रभावों की कल्पना की जा सकती है। पता लगाने की क्षमता से प्राप्त जानकारी से संकेत मिलता है कि यह तीसरी नौकरी बदलने के दौरान व्यावसायिक उत्थान की संभावना को काफी हद तक बढ़ा सकता है और साथ ही प्रतिभा को जागृत करने का भी मौका दे सकता है। केवल इन्हीं दो बिंदुओं के कारण बीस्ट गॉड के सार रक्त का मूल्य बॉस एक्सेसरी की तुलना में कहीं अधिक हो गया। सच्ची शक्ति भीतर से आती है। इसकी तुलना बाह्य वस्तुओं से नहीं की जा सकती। इसके अलावा लिन मोयू को लगा कि पशु देवता के सार रक्त के और भी कई उपयोग हैं, जो निश्चित रूप से यहीं तक सीमित नहीं है। हालांकि इसकी पता लगाने की क्षमता बहुत अच्छी और लगभग सर्वशक्तिमान है, फिर भी यह सब कुछ नहीं जान सकती। लाशों के दायरे में पता लगाने की क्षमता अपनी प्रभावशीलता खो देती है। ये केवल नाम और स्तरों का पता लगाने में सक्षम होती है, इससे अधिक कुछ नहीं। निंग येई ने एक नाजुक डिब्बा निकाला और उसमें पशु देवता का सार रक्त रख दिया। इसे संभाल कर रखना और तीसरी बार नौकरी बदलते समय इसका इस्तेमाल करना, निंग येई ने बिना किसी झिझक के कहा और सीधे वह डिब्बा लिन मोयू को सौंप दिया। लिन मोयू ने इसे नहीं लिया, तुम इसे रख लो। निंग येई ने कहा, तुम इसे रख लो। लिन मोयू ने इसे नहीं लिया, तुम इसे रख लो। निंग येई ने कहा, तुम इसे रख लो। लिन मोयू ने इसे नहीं लिया, तुम इसे रख लो। निंग येई ने कहा, तुम इसे रख लो। लिन मोयू ने इसे नहीं लिया, तुम इसे रख लो। निंग येई ने कहा, तुम इसे रख लो। लिन मोयू ने इसे नहीं लिया, तुम इसे रख लो। निंग येई ने कहा, तुम इसे रख लो। लिन मोयू ने इसे नहीं लिया, तुम इसे रख लो। निंग येई ने कहा, तुम इसे रख लो। लिन मोयू ने इसे नहीं लिया, तुम इसे रख लो। निंग येई ने कहा, तुम इसे रख लो। लिन मोयू ने इसे नहीं लिया, तुम इसे रख लो। निंग येई ने कहा, तुम इसे रख लो। लिन मोयू ने इसे नहीं लिया, तुम इसे रख लो। निंग येई ने कहा, तुम इसे रख लो। लिन मोयू ने इसे नहीं लिया, तुम इसे
निंग येई ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे युद्ध के मैदान में जाने की जरूरत ही नहीं है। लिन मोयू ने एलिमेंटल गॉडस्टोन निकाला और कहा, यह तुम्हारे लिए है। एलिमेंटल गॉडस्टोन को हाथ में पकड़े हुए निंग येई की आंखें चमक उठी, ये बहुत सुंदर है। एलिमेंटल गॉडस्टोन से एक मनमोहक चमक निकल रही थी, जो अनोखी और खूबसूरत थी। कुछ देर देखने के बाद, निंग येई ने इसे लिन मोयू को लौटाते हुए कहा, तुम इसे भी अपने पास रख लो। लिन मोयू ने धीरे से निंग येई के सिर को छुआ, अपनी उंगलियों के नीचे उसकी कोमलता को महसूस करते हुए कहा, मेरे पास एक और है। निंग येई ने फिर भी अपना सिर हिलाया, मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है। लिन मोयू तुरंत समझ गई और मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। इसके अलावा, मैं इसे और भी परिपूर्ण बनाने के लिए और भी तत्व एकत्र करना चाहता हूँ। निंग येई ने सिर हिलाते हुए कहा, जरूर, मुझे भी अपने साथ ले चलो। बिल्कुल। वे दोनों कालकोठरी से टेलीपोर्ट करके बाहर निकल गए। लिन मोयू को अचानक अपने चारों ओर एक घातक आभा का आभास हुआ। उसके चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया, कालकोठरी के हॉल में हत्यारा माहौल कैसे हो सकता है? लेकिन ये घातक आभा वास्तव में उसे डराती हुई प्रतीत नहीं हो रही थी। उस घातक आभा की दिशा का अनुसरण करते हुए, उसने देखा कि निंग ताइरान फूले हुए गालों के साथ उसे घूर रही है। बदमाश, अपना पंजा हटाओ, निंग ताइरान गुर्राया, उसका डंडा जमीन पर जोर से लगा, जिससे ऊर्जा की एक लहर उत्पन्न हुई। कालकोठरी का हॉल खाली था, दरवाजे कसकर बंद थे। निंग ताइरान ने अंदर मौजूद सभी लोगों को बाहर निकाल दिया था। इस समय, लिन मुयू ने निंग येई को पकड़ रखा था और उसका हाथ उसकी कमर पर टिका हुआ था। लिन मोयू ने आदरपूर्वक कहा, वरिष्ठ निंग, आप यहाँ क्यों आए हैं? उन्होंने बात तो की, लेकिन उनका हाथ नहीं हटा। निंग ताइरान का गुस्सा और भी बढ़ गया। हालांकि उन्होंने लिन मोयू को अपने दिल में स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसे अपनी आंखों से देखना एक अलग ही बात थी। इस क्षण एक स्नेही दादा का गुण चरम पर पहुंच गया। बदमाश, ये शब्द दांत पीसते हुए निकले, और जानलेवा माहौल और भी तीव्र हो गया। दादाजी, आप क्या कर रहे हैं? एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी। निंग ताइरान की जानलेवा आभा पल भर में गायब हो गई और उसका चेहरा मुस्कान से खिल उठा। कुछ नहीं, दादाजी को आपसे कुछ बात करनी है। निंग ताइरान के चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान आ गई। अचानक हुए इस बदलाव से लिन मोयू के होंठ हल्के से फड़क उठे। अफसोस की बात है कि निंग ताइरान अभिनेता नहीं बने। निंग येई ने पूछा, क्या बात है? उससे पहले ही कुछ गड़बड़ होने का आभास हो गया था। कालकोठरी के दरवाजे बंद थे, इसलिए यह कोई छोटी बात नहीं हो सकती थी। निंग ताइरान का चेहरा गंभीर हो गया, क्या तुमने अभी कालकोठरी में पशु देवता का सार रक्त प्राप्त किया? लिन मोयू के कुछ बोलने से पहले ही, निंग येई उछल पड़ी और बोली, दादाजी, आप हमारी जासूसी कर रहे थे। निंग ताइरान का चेहरा एकदम बदल गया और उसने झट से समझाया, बकवास मत करो, मैं जासूसी नहीं कर रहा था। हम तीनों अकादमियों के बीच प्रतियोगिता देख रहे थे और संयोग से हमने तुम्हें देख लिया। निंग येई अब भी निंग ताइरान को संदेह भरी नजरों से देख रही थी, सचमुच? निंग ताइरान ने चोंच मारती मुर्गी की तरह सिर हिलाया, बेशक ये सच है। दादाजी आपसे झूठ कैसे बोल सकते हैं? निंग येई ने चिढ़कर कहा, ये सच होना चाहिए, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। एक बाधा पार करने के बाद निंग ताइरान स्पष्ट रूप से राहत महसूस कर रहा था। निंग येई खिलखिलाकर हंस पड़ी, इस बार तीनों अकादमियां पशु देवता के असली रूप का मुकाबला नहीं कर पाएंगी। जब वे बॉस तक पहुंचेंगे तो सब हक्का बक्का रह जाएंगे। इसके बारे में सोचना ही मजेदार है। दरअसल, राक्षस देवता का असली रूप पहले ही नष्ट हो चुका था। वह अगले 3 वर्षों तक पुनः प्रकट नहीं होगा। निंग ताइरान ने हल्की खांसी करते हुए कहा, लिन शेनजियांग, मैं देखना चाहता हूं कि तुमने कालकोठरी में क्या हासिल किया है। उन्होंने लिन मोयू को लिन शेनजियांग कहकर संबोधित किया, जिससे ये संकेत मिलता है कि वे गंभीर मामलों पर चर्चा करना चाहते थे। लिन मोयू ने सिर हिलाया और पशु देवता की टांग की हड्डी और सार रक्त निकाल लिया। हल्की हवा का झोंका आया और निंग ताइरान के चेहरे पर हैरानी का भाव झलक रहा था। क्या आपको इन दोनों वस्तुओं की कीमत पता है? लिन मोयू ने एक पल सोचा, पशु देवता की टांग की हड्डी पेशेवरों को समझने में मदद करेगी और उन्हें ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ बनने की संभावनाओं को बढ़ाएगी। निंग ताइरान को यह जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि लिन मोयू को यह बात पता थी।
लिन मोयू ने आगे कहा, पता लगाने की क्षमता ने पहले ही पशु देवता के सार रक्त के उपयोग की व्याख्या कर दी है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके अन्य उपयोग भी हैं। निंग ताइरान ने गंभीरता से कहा, यदि इसका सीधे उपयोग किया जाए, तो तीसरे नौकरी परिवर्तन के दौरान पेशे के उत्थान की संभावना लगभग 15% तक बढ़ सकती है। यदि इसे दिव्य रक्त औषधि में बदल दिया जाए, तो यह संभावना 30% तक बढ़ सकती है। प्रतिभा को जागृत करने की संभावना भी बढ़ जाएगी। और पशु देवता के सार रक्त की इस एक बूंद से कम 3 औषधियां बनाई जा सकती हैं। लिन मोयू और निंग ताइरान ने एक दूसरे की ओर देखा। लिन मोयू ने निंग ताइरान के इरादे का अंदाजा लगाते हुए कहा, तुम मुझसे सौदा करना चाहते हो? बिल्कुल, निंग ताइरान ने खुले तौर पर स्वीकार किया। लिन मोयू की निगाहों के सामने निंग ताइरान ने अपना प्रस्ताव समझाया। पशु देवता के सार रक्त से दिव्य रक्त औषधि बनाने के लिए कई अन्य खजानों के साथ साथ एक उपयुक्त रसायनज्ञ की भी आवश्यकता थी। निंग ताइरान इन सभी मामलों को संभाल लेंगे, इसलिए लिन मोयू को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। एक बार औषधि बन जाने के बाद उसका एक हिस्सा लिन मोयू को, एक हिस्सा निंग ताइरान को और दूसरा हिस्सा रसायनज्ञ को दिया जाएगा। लिन मोयू ने पूछा, क्या रसायन शास्त्री की फीस इतनी अधिक है? निंग येई ने लिन मोयू के कान में फुसफुसाते हुए कहा, हाँ, यही मानक कीमत है। निंग ताइरान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, लिन शेनजिया, क्या आपको लगता है कि यह सौदा उचित है? निंग ताइरान के प्रस्ताव के अनुसार लिन मोयू को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। लिन मोयू ने कुछ देर सोचा और फिर पूछा, मेरा एक सवाल है। आपके पास जो औषधि है उसका इस्तेमाल कौन करेगा? निंग ताइरान ने अपनी दाढ़ी पर फूंक मारते हुए कहा, वह लिन मोयू का मतलब समझ गया था, क्या तुम्हें जानना ही है? मैं बस पूछ रही हूं, लिन मोयू ने जोर देकर कहा। निंग ताइरान ने कहा, मेरी एक ही प्यारी पोती है। मैं इससे और किसे दूंगी? लिन मोयू मुस्कुराई और बोली, मुझे यही जवाब चाहिए था। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सौदा हो गया, और लिन मोयू ने पशु देवता का सार रक्त निंग ताइरान को सौंप दिया। निंग ताइरान ने सार रक्त को एक तरफ रख दिया, लेकिन फिर भी उसने पशु देवता की टांग की हड्डी को घूरते हुए देखा, मानो वह कुछ कहना चाहता हो। निंग येई ने झट से कहा, दादाजी, आप भी तो उस पशु देवता की टांग की हड्डी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, है ना? ये किसी को समझने और ईश्वर बनने में मदद कर सकता है। मोयू को भी इसकी जरूरत है। निंग ताइरान लगभग खून थूकने ही वाला था, उसे ऐसा लग रहा था मानो दशकों से संजोया हुआ खजाना उसकी आंखों के सामने से उड़ रहा हो। एक शरारती बच्चे की बाहों में उड़कर जाना। इसी क्षण लिन मोयू ने पशु देवता की टांग की हड्डी निंग ताइरान को भेंट करते हुए कहा, वरिष्ठ निंग, मैं इसका उपयोग करके शादी का प्रस्ताव रखना चाहती हूँ। निंग ताइरान स्तब्ध रह गया। निंग येई भी सदमे में थी, उसका चेहरा गर्दन से लेकर सिर तक लाल हो गया था। वह नीचे देख रही थी और बोलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि लिन मोयू अचानक ऐसी बात कह देगी। निंग ताइरान को समझ नहीं आ रहा था कि वह स्वीकार करे या न करे। वह मना करना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई थी। उस दानव देवता की टांग की हड्डी बहुत लुभावनी थी। अगर वह इसे हासिल कर लेता है, तो परिवार के कई बुजुर्गों के भगवान के स्तर के विशेषज्ञ बनने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। लेकिन स्वीकार करने का मतलब था। वह दुविधा में था। लिन मोयू ने कहा, यह तो बस एक प्रस्ताव का उपहार है। मुझे पता है कि मेरी हैसियत इसके लिए काफी नहीं है। जब समय आएगा, तो मैं अपने गुरु के साथ आऊंगी और औपचारिक सगाई का उपहार लेकर आऊंगी। निंग ताइरान हिचकिचाया। पशु देवता की टांग की हड्डी बहुत ही लुभावनी थी। लेकिन यह शादी, अपनी प्यारी पोती के चेहरे के भाव देखकर वह अचानक सब कुछ समझ गया। क्या वह इसे रोक सकता था? यह स्पष्ट था कि निंग येई लिन मोयू के अलावा किसी और से शादी नहीं करेगी। ऐसे में तो बेहतर यही होगा कि उसे और अधिक लाभ मिले। अचानक सब कुछ स्पष्ट हो गया। ठीक है, मैं सहमत हूं। उसने पशु देवता की टांग की हड्डी उठाई और पीछे मुड़े बिना चला गया। लिन मोयू मुस्कुराई, क्योंकि वह जानती थी कि निंग ताइरान मना नहीं करेगा, जब तक कि वह पागल न हो जाए। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 387। अध्याय 387। 387। अध्याय 387। स्पीड रन। मोशिंग एक देवता बन जाता है। निंग येई का छोटा सा चेहरा लाल और गर्म था, वह शांत नहीं हो पा रही थी।
लिन मोयू ने उसका छोटा हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो कालकोठरी में अपना काम जारी रखें। निंग येई का दिमाग कुछ हद तक खाली था, लेकिन लिन मोयू की बातें सुनकर उसने सहज रूप से सिर हिला दिया। लिन मोयू ने उसे गले लगाया और फिर से कालकोठरी में प्रवेश कर गई। उन्होंने कालकोठरी के सभी राक्षसों को मार गिराया था। लिन मोयू का अनुभव 6% बढ़ गया, जबकि निंग येई का अनुभव 8% बढ़ गया। लिन मोयू का स्तर 42 था, जो निंग येई से 2 स्तर ऊपर था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे उससे अधिक अनुभव की आवश्यकता थी। कालकोठरी के द्वार फिर से खुल गए। इससे पहले जब घंटी बजी तो निंग ताइरान अचानक प्रकट हुई और सभी को बाहर भगा दिया। हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक था कि आखिर हुआ क्या था। विशेषकर घंटी के संबंध में कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि लिन मोयू ने निश्चित रूप से एक नया रिकॉर्ड बनाया होगा। अब लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और बीस्ट गॉड पठार कालकोठरी के प्रवेश द्वार पर धक्का मुक्की करते हुए ऊपर लगे प्रकाश के पर्दे को देखने लगी। शीर्ष 3 स्कोर प्रदर्शित किए गए। लिन मोयू 3 घंटे 12 मिनट 38 सेकंड। सृष्टि ईश्वर अकादमी 6 घंटे 29 मिनट 18 सेकंड। सृष्टि विश्व अकादमी 6 घंटे 52 मिनट 01 सेकंड। रिकॉर्ड को अपडेट कर दिया गया था, जिसमें लिन मोयू का नया रिकॉर्ड शीर्ष पर दिखाई दे रहा था। फ्लेम एम्परर अकेडमी अब रैंकिंग में नहीं थी। लिन मोयू की गति दूसरे स्थान पर रही क्रिएशन गॉड अकेडमी की गति से कहीं अधिक थी, बल्कि उससे दोगुनी से भी अधिक थी। इस को देखकर छात्रों को लगा कि यह स्वाभाविक है, लेकिन वे उत्साहपूर्वक इस पर चर्चा करने से खुद को रोक नहीं पाए। दिव्य सेनापति लिन वास्तव में दिव्य सेनापति लिन है। वे कालकोठरी से एक लड़की को ले जाते हुए भी एक नया रिकॉर्ड बना सकते हैं। अरे, ये तो बस पहली बार है, दूसरी बार का स्कोर और भी भयावह होगा। भयानक से तुम्हारा क्या मतलब है? इससे तो निराशाजनक कहना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, निराशा शब्द का सही इस्तेमाल किया गया है। डिवाइन जनरल लिन के अंतिम स्कोर हमेशा निराशा पैदा करने वाले होते हैं। लिन मोयू द्वारा एक के बाद एक बनाए गए निराशा उत्पन्न करने वाले रिकॉर्डों को देखकर लोग विस्मित थे। कुछ लोग ईर्ष्यालु और अविश्वासी थे, लेकिन अधिकांश लोग केवल प्रशंसा में आहें भर सकते थे। अचानक किसी ने कहा, जब भी राक्षस देवता का असली रूप प्रकट होता है, तो तीनों शीर्ष अकादमियां उसका शिकार करने लगती हैं। इस बार हम आखिरकार उनके चेहरों पर निराशा के भाव देख सकते हैं। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, मुझे लगता है कि वे भाव काफी शानदार होंगे। सम्मेलन कक्ष में मो शिंगहे, लुओ गाओक्सुआन और लुओ यान अभी तक नहीं गए थे। उन्होंने ये भी अनुमान लगा लिया था कि तस्वीर में पहले दिखाई देने वाली जानवर की हड्डी और खून जैसे पदार्थ क्या थे, लेकिन वे पूरी तरह से निश्चित नहीं हो सकते थे। ठीक 10 मिनट बाद निंग ताइरान वापस आ गई। जब निंग ताइरान वापस आया तो उसके चेहरे पर कुछ जटिल भाव थे, और तीनों यह अनुमान नहीं लगा सके कि वह क्या सोच रहा था। इस समय निंग ताइरान का मूड उनके चेहरे के भावों की तरह ही जटिल था। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन्होंने अपनी पोती को बेच दिया हो, जो कि बहुत अजीब था, और यहाँ तक कि वे खुद भी इसे स्पष्ट रूप से समझा नहीं पा रहे थे। मो शिंगहे ने पूछा, एल्डर निंग, वे 2 वस्तुएं जो पहले गिरी थी। निंग ताइरान ने कुछ भी नहीं छिपाया, पशु देवता की टांग की हड्डी और पशु देवता के रक्त का सार। फुफकार। तीनों ने गहरी सांस ली। अपने अनुभव के आधार पर वे निश्चित रूप से जानते थे कि ये दोनों वस्तुएं क्या दर्शाती हैं। लुओ गाओक्सुआन ने ईर्ष्या से कहा, दिव्य सेनापति लिन का भाग्य वाकई बहुत अच्छा है। इन दोनों चीजों के साथ दिव्य सेनापति लिन निश्चित रूप से देवत्व स्तर तक पहुंचने में सक्षम होंगे। लुओ यान, जिसका लुओ गाओक्सुआन से स्पष्ट रूप से कोई मेलजोल नहीं था, ने पलटवार करते हुए कहा, अच्छी किस्मत का क्या मतलब है? यह तो इसलिए है क्योंकि डिवाइन जनरल लिन की शक्ति पर्याप्त है। मो शिंगहे ने धीमी आवाज में कहा, हम इसके बारे में दूसरों को नहीं बता सकते, अन्यथा इससे डिवाइन जनरल लिन के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। तीनों ने एक साथ सिर हिलाकर सहमति जताई, वास्तव में ऐसा ही था। हालांकि उनके इरादे बुरे नहीं होंगे, लेकिन वे इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि दूसरों के इरादे बुरे नहीं होंगे। हालिया जांचों के अनुसार दानव पूजा संघ में ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ हो सकते हैं। यदि ऐसे प्राणी गुप्त रूप से लिन मोयू पर हमला करते हैं, तो वह खतरे में पड़ सकता है। निंग ताइरान ने धीमी आवाज में कहा, अब ये दोनों चीजें मेरे हाथ में हैं। तीनों ने एक साथ निंग ताइरान की ओर देखा। निंग ताइरान की ताकत को देखते हुए स्वाभाविक रूप से उसे दूसरों द्वारा उन पर लालच करने का कोई डर नहीं था।
हालांकि निंग ताइरान ने दोनों के बीच हुए सौदे का जिक्र नहीं किया। उसे अब भी ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी पोती को बेच रहा हो, एक हड्डी के भाव में बेच रहा हो। चाहे वह इस बारे में किसी भी तरह से सोचे, उसे असहज महसूस होता था। तीनों को नहीं पता था कि निंग ताइरान क्या सोच रहा है। इस समय उनकी आंखें चमक रही थीं। लुओ गाओक्सुआन ने विनती करते हुए कहा, बड़े निंग, क्या हम पशु देवता की टांग की हड्डी देख सकते हैं? हालांकि लुओ यान ने ये कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसकी आंखों ने पहले ही उसका भेद खोल दिया था। मो शिंगहे के चेहरे पर भी वैसी ही भाव भंगिमाएं थीं। तीनों ही भगवान के स्तर तक पहुंचने से बस आधा कदम दूर थे, लेकिन यह आधा कदम आसान नहीं था। अगर उनके पास बीस्ट गॉड की टांग की हड्डी जैसी कोई चीज होती, तो शायद वे आसानी से यह आधा कदम उठा पाते। निंग ताइरान भी कंजूस नहीं था, उसने सीधे ही पशु देवता की टांग की हड्डी उनकी ओर फेंक दी और कहा, इसे देखो। थोड़ी देर में मुझे वापस दे देना। मो शिंगहे ने एक जेड प्लेट निकाली, उस पर सावधानीपूर्वक पशु देवता की टांग की हड्डी रखी, और तीनों ने उसका अध्ययन करना शुरू कर दिया। निंग ताइरान ने कालकोटरी की स्क्रीन दोबारा खोली, उसके होठों का कोना फिर से फड़क उठा। तस्वीर में लिन मोयू ने निंग येई को और भी कसकर पकड़ रखा था। निंग येई लगभग पूरी तरह से लिन मोयू के आलिंगन में सिमटी हुई थी। निंग ताइरान इतना गुस्से में था कि वह अब और देखना नहीं चाहता था। अन्य 3 स्क्रीन में क्रिएशन गॉड, क्रिएशन वर्ल्ड और फ्लेम एम्परर की टीमें पहले ही लड़ते हुए चौथे पठार तक पहुंच चुकी थी। चौथा पठार, जिसे बॉस पठार के नाम से जाना जाता है, सबसे कठिन था और इसे पार करने में सबसे अधिक समय लगता था। राक्षसों के दंगे से बचने के लिए वे राक्षसों के समूहों को एक एक करके ही अपनी ओर खींच सकते थे। लेकिन लिन मोयू, कालकोटरी में लिन मोयू ने निंग येई को उठा लिया। मेरे पास कुछ नई तरकीबें हैं, क्या आप इन्हें आजमाना चाहेंगे? निंग येई एक छोटी बिल्ली के बच्चे की तरह सिकुड़कर बैठ गई, अविश्वसनीय रूप से आज्ञाकारी, आप जो कहें वही होगा। लिन मोयू मुस्कुराए, ठीक है, तो चलिए पहले वाले को आजमाते हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम 10 मिनट में कालकोटरी को पार कर लें। निंग येई ने धीरे से जवाब दिया। वह अभी भी उस घटना से उबर नहीं पाई थी। उसका छोटा सा दिमाग अभी भी लिन मोयू के अचानक किए गए प्रस्ताव को लेकर उलझन में था। यह इतना अचानक कैसे हो सकता है? फिर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह दोबारा उड़ रही हो, और पहले से भी ज्यादा तेज गति से। लिन मोयू ने लाइटनिंग विंग्स का इस्तेमाल करते हुए गति को चरम सीमा तक पहुंचाया और सीधे चौथे पठार की ओर धावा बोल दिया। लाइटनिंग विंग्स की अधिकतम गति 1 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक थी। लिन मोयू ने गणना की थी कि चौथे पठार तक उड़ने के लिए उसके लिए 1 मिनट पर्याप्त था। निंग येई ने तेजी से दूर होते दृश्यों को देखा, ठंडी हवा के झोंके चल रहे थे, तापमान तेजी से गिर रहा था, और अंत में उसे होश आया। उसने लिन मोयू को कसकर गले लगाया और पूछा, क्या ये स्पीड रन है? लिन मोयू ने सहमति जताते हुए कहा, मैं कोशिश करूंगी। 1 मिनट बाद, लिन मोयू, निंग येई को लेकर और मरे हुए लोगों की सेना का नेतृत्व करते हुए, आकाश से नीचे उतरी। कंकाल उनके सामने उतरे और चौथे पठार पर दौड़ने लगे। राक्षसों को खींचकर सामूहिक हत्या करना, यही वर्तमान में सबसे कारगर तरीका था। उसने पहले 3 पठारों को छोड़ दिया, जिससे उसे काफी समय की बचत हुई और वह एक वास्तविक स्पीड रन को अंजाम दे सका। सम्मेलन कक्ष में, निंग ताइरान ने ये दृश्य देखा और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, ये लड़का दूसरों के लिए कोई रास्ता छोड़ने की योजना नहीं बना रहा है ना? मुझे आश्चर्य है कि तीनों अकादमियों के वे प्रतिभाशाली लोग इसे देखकर कैसी प्रतिक्रिया देंगे। हालांकि अब अकादमी के तीनों प्रधानाचार्य उन पर ध्यान नहीं दे रहे थे। वे राक्षस देवता की टांग की हड्डी का अध्ययन करने में व्यस्त थे। पशु देवता की टांग की हड्डी में एक देवता की आभा समाहित थी। ये हड्डी पशु देवता के देवता बनने के बाद विसर्जित हुई थी। यदि वे शोध करके कुछ खोज सकें, तो यह ईश्वर समान बनने के लिए बहुत फायदेमंद होगा। देवताओं और मानव देव स्तरीय विशेषज्ञों के बीच कई समानताएं थीं। अचानक, मो शिंगहे को देखते हुए निंग ताइरान की भौहें फड़क उठी। इस समय, मो शिंगहे के शरीर से एक असामान्य आभा उठ रही थी। यह बहुत धुंधला दिखाई दे रहा था, और एक स्थिर दर से बढ़ रहा था। ईश्वरीय आभा। वह अंततः भगवान बनने वाला है। अब से, हमारी मानव जाति के पास एक और ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ होगा। निंग ताइरान मुस्कुराए, उसे उम्मीद नहीं थी कि मो शिंगहे इतनी जल्दी यह कदम उठाएगा। बूढ़े बाई ने सचमुच इसकी भविष्यवाणी कर दी थी।
वह जानता था कि उन तीनों में से मोशिंगहे ही ईश्वर समानता के सबसे करीब था। व्हाइट युवान ने एक बार कहा था कि मोशिंगहे संभवतः मानव जाति में अगला व्यक्ति होगा जो ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ बनेगा। राक्षस देवता की टांग की हड्डी उसके लिए अंतिम कदम उठाने की कुंजी बन गई, जिससे आधे साल से अधिक का समय बच गया। मोशिंगहे के शरीर पर मौजूद ईश्वरीय आभा और भी प्रबल होती गई, जिससे उसके बगल में मौजूद लुओगाओक्सुआन और लुओयान जागृत हो गए। दोनों ने मोशिंगहे को हैरानी से देखा, फिर एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन कोई आवाज नहीं निकाली। वे चुपचाप पीछे हट गए, मोशिंगहे को परेशान किए बिना। सम्मेलन कक्ष से धीरे धीरे ईश्वरीय आभा फैलने लगी, बाहर की ओर बहने लगी और समर कैपिटल विश्वविद्यालय में फैल गई। समर कैपिटल यूनिवर्सिटी में कई शक्तिशाली प्राणी जागृत हो गए और दौड़कर वहां पहुंच गए। निंग ताइरान सम्मेलन कक्ष से बाहर निकले और हवा में प्रकट हुए, अपने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी को ऊपर उठाते हुए प्रकाश का एक प्रभामंडल फैलाया जो हवा में ठहर गया। इस प्रभामंडल की सीमा में किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। उनकी आवाज वहां मौजूद सभी लोगों के कानों तक पहुंची। जो विशेषज्ञ तुरंत मौके पर पहुंचे, उन्होंने निंग ताइरान की आवाज सुनी और खुद निंग ताइरान को देखा। वे सभी रुक गए। निंग ताइरान की प्रतिष्ठा को देखते हुए किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वह उसके शब्दों की अवहेलना करे। कालकोठरी में कई जोरदार धमाकों के बीच चौथे पठार पर मौजूद राक्षसों को तेजी से खत्म कर दिया गया। केंद्रीय वेदी से एक विशाल आभा उठी। उसी समय एक धुंधली सी बंदर की परछाई धीरे धीरे दिखाई देने लगी। लिन मोयू ने धीमी आवाज में कहा, यह वास्तव में पशु देवता के असली रूप से अलग है। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 388। अध्याय 388। 388। अध्याय 388। बाय युवान, हमारे बीच ये सब खत्म नहीं हुआ है। बीस्ट गॉड फैंटम विश्व स्तरीय बॉस। स्तर 52। शक्ति 100,000। फुर्ती 80,000। मानसिक 40,000। संविधान 100,000। कौशल हजारों की सफाई करना। विशेषताएं जीवन शक्ति में वृद्धि। लेवल 52, जिसके कुल गुण 320,000 है, इसके गुण वास्तव में कम नहीं है। यह तो लेवल 55 के लॉर्ड क्लास रेड मून डेमन से भी ऊंचा है। किसी विशाल कालकोठरी के सरगना को उसकी पहचान कौशल के आधार पर विश्व स्तरीय सरगना के रूप में परिभाषित किया जाता है। लिन मोयू जानती थी कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके गुण वास्तव में विश्व स्तरीय बॉस के स्तर तक पहुंच चुके थे। हालांकि इसमें विश्व स्तरीय बॉस के कई गुणों का अभाव था। इसे हराना किसी विश्व स्तरीय बॉस को हराने की तुलना में कहीं कम कठिन था। बीस्ट गॉड फैंटम भी बीस्ट गॉड के असली रूप के सामने कहीं नहीं ठहरता था। वे एक ही स्तर पर नहीं थे। लिन मोयू के आदेश पर मरे हुओं की सेना तेजी से आगे बढ़ी। लाल बत्ती चमकी और श्राप उतर आया। अगर ये लिन मोयू होता अपनी दूसरी नौकरी बदलने से पहले, तो वह कुछ समय में इस बॉस को आसानी से हरा सकता था। उस समय पृथ्वी को छूने वाले ड्रैगन देवता को भी पीसकर मार डाला गया था। लेकिन अब दूसरी बार नौकरी बदलने के बाद इस स्तर के बॉस का सामना करना तो बिल्कुल आसान था। बिना किसी विशेषता के इससे कोई खतरा नहीं था। कंकालनुमा उन्मादी योद्धा आगे बढ़े और अपनी कला का प्रदर्शन करने लगे। उनकी तेज कुल्हाड़ियों ने वार करते हुए मांस और खून को उड़ा दिया। लगभग 5,000 कंकालनुमा उन्मादी योद्धाओं ने लहरों में हमला किया। प्रत्येक दल ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। मौलिक विस्फोट आतिशबाजी की तरह फूटते हैं, लगातार चटकने की आवाज करते रहते हैं। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, बीस्ट गॉड फैंटम एक साही में बदल गया और कंकालनुमा तीरंदाजों के तीर प्रति सेकंड 3 बार उसके शरीर को भेदते हुए आगे बढ़ रहे थे। उसके शरीर में हजारों की संख्या में तीर ठोके गए, जो एक दूसरे से घनी तरह से भरे हुए थे। राक्षस देवता प्रेत लगातार चीखता रहा, पीड़ा से कराहता रहा। इसने कई बार अपनी क्षमताओं का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन लिन मोयू के हाथ से आग की एक हल्की सी चिंगारी निकली, जिससे इसकी क्षमताएं बाधित हो गईं। लिन मोयू ने युद्ध की लय को दृढ़ता से नियंत्रित किया, जिससे उसे प्रतिरोध करने का कोई मौका नहीं मिला। लिन मोयू के हमले के तहत बीस्ट गॉड फैंटम 2 मिनट से भी कम समय में ढेर हो गया। मृत पशु देवता प्रेत अनुभव जोड़ 2,600,000। हाईलैंड ग्रेटेस्ट वॉर्ड प्राप्त हुआ। हाईलैंड गॉन्टलेट्स प्राप्त हुए। हाईलैंड कवच प्राप्त हुआ।
हाईलैंड ग्रेट स्वॉर्ड, प्लेटिनम ग्रेड हथियार, सभी विशेषताएं जोड़ 2000, योद्धा कौशल 70% तक बढ़ाए गए। हाईलैंड गॉन्टलेट्स, प्लेटिनम ग्रेड हथियार, सभी विशेषताएं जोड़ 2000, मुक्केबाजी कौशल 70% तक बढ़ाया गया। कौशल, चेन स्ट्राइक। चेन स्ट्राइक, 3 सेकंड में 30 मुक्के मारें, प्रत्येक मुक्के से आपकी ताकत का 100% नुकसान होगा। कूल डाउन, 5 मिनट। हाईलैंड आर्मर, प्लेटिनम ग्रेड कवच, सभी विशेषताएं जोड़ 1000, भौतिक क्षति को 10% तक कम करता है। बहुत सारी जानकारी सामने आई, और कालकोठरी को पूरा करने का समय 9 मिनट और 43 सेकंड निर्धारित किया गया। कालकोठरी के हॉल में लगी घंटी जोर से तीव्र स्वर में बजी। 10 मिनट से कम समय में एक और रिकॉर्ड बन गया। कालकोठरी के हॉल में पशु देवता पठार कालकोठरी तेजी से चमक रही थी। सैकड़ों निगाहें चमकती स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। सभी लोग मानसिक रूप से तैयार थे, क्योंकि वे जानते थे कि लिन मोयू निश्चित रूप से एक और निराशाजनक रिकॉर्ड बनाएगी। लेकिन जब वास्तविक परिणाम सामने आया, तो वे आश्चर्य से विस्मय व्यक्त किए बिना नहीं रह सके। लिन मोयू, 9 मिनट और 43 सेकंड। लिन मोयू से ईर्ष्या करने वाला कोई व्यक्ति अंततः खुद को रोक नहीं पाया और भयावह स्वर में चिल्लाया, ये कैसे संभव है? इतने कम समय में एक विशाल कालकोठरी कैसे पूरी हो सकती है? उसने जरूर धोखा दिया होगा। उनके शब्दों का लिन मोयू के समर्थकों ने तुरंत ही कड़ा खंडन किया। क्या असंभव है? सिर्फ इसलिए कि आप इसे नहीं कर सकते, इसका मतलब यह नहीं है कि लिन शेंजियांग भी नहीं कर सकता। लिन शेंजियांग के कालकोठरी के कौन से रिकॉर्ड आम लोग हासिल कर सकते हैं? बीस्ट गॉड पठार कालकोठरी में 4 पठार हैं। यदि आपके पास उड़ने का कौशल है, तो आप पहले 3 पठारों को छोड़ सकते हैं और सीधे अंतिम पठार पर जा सकते हैं, जिससे काफी समय की बचत होगी। हाँ, लिन शेंजियांग ने ही ऐसा किया होगा। उस व्यक्ति को बहस करने का मौका भी नहीं मिला और वह आलोचनाओं की बौछार के बीच अपमानित होकर कालकोठरी से भाग गया। कालकोठरी के अंदर निंग येई बेहद उत्साहित थी। उसने लिन मोयू को गले लगाया और खुशी से उछल कूद करने लगी। 10 मिनट भी नहीं। मोयू, तुम कमाल हो। तुम इसे इतनी जल्दी कैसे साफ कर सकते हो? यह एक विशाल कालकोठरी है। अन्य कालकोठरियों को पार करने में 10 घंटे से अधिक समय लगता है। यहां तक कि शीर्ष अकादमी टीमों को भी 6 से 7 घंटे लगते हैं। लिन मोयू मुस्कुराई, लेकिन इस तरह से हम अनुभव खो देंगे। पिछले प्रयास में, लिन मोयू के अनुभव में केवल 1% की वृद्धि हुई, जो कि दयनीय रूप से कम है। इतनी तेज गति से दौड़ने में बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ा। कभी कभी, ये ठीक था, बस मनोरंजन के लिए। आखिरकार, यह कोई ऐसी कालकोठरी नहीं थी जहां से उच्च स्तरीय उपकरण मिलते हों, यह मुख्य रूप से स्तर बढ़ाने के लिए थी। निंग येई समझ गई, मुझे पता है, ये तो बस मजे के लिए है। लिन मोयू ने कहा, अगली बार, मैं अनुभव और गति के बीच संतुलन बनाने के लिए एक अलग दृष्टिकोण अपनाऊंगा। निंग येई ने खुशी से सिर हिलाया, जरूर, चलिए अभी कोशिश करते हैं। जब वे कालकोठरी से बाहर निकले, तो उन्होंने बाहर भीड़ जमा देखी। लिन मोयू को इसकी आदत थी, ये पहली बार नहीं था। जब भी वह कोई नया रिकॉर्ड बनाता था, ऐसे दृश्य आम बात थे। निंग येई चौंक गई, क्योंकि उसे इतने सारे लोगों से घिरे रहने की आदत नहीं थी। उन्होंने तुरंत कालकोठरी की अवधि को रीसेट किया और दोबारा प्रवेश किया। निंग येई ने अपना सीना पकड़ लिया, वह अभी भी सदमे में थी, इतने सारे लोग क्यों हैं? लिन मोयू ने कहा, क्योंकि मैंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। निंग येई ने पूछा, क्या ये हमेशा से ऐसा ही था? कई बार। आपको इसकी आदत हो जाएगी। लिन मोयू को पता था कि जब तक वह नए रिकॉर्ड बनाता रहेगा, ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। वह पहले से ही काफी प्रसिद्ध थे, एक प्रतीक थे। जब वह कालकोठरी में दाखिल हुआ तो वहां मची अफरा तफरी इस बात का स्पष्ट संकेत थी। कुछ वर्षों में, उनका नाम स्कूली पाठ्यपुस्तकों में भी दिखाई दे सकता है। ठीक है, चलो फिर से शुरू करते हैं। लिन मोयू ने कहा, और मरे हुओं की सेना उमड़ पड़ी। शिया जिंग अकादमी के ऊपर 70 से अधिक स्तर के कई पेशेवर हवा में खड़े होकर एक विशेष भवन को देख रहे थे। उनके चेहरे तीर्थयात्रियों की तरह गंभीर थे। घर के अंदर, मो शिंगहे में एक परिवर्तन हो रहा था। वह एक ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ बन रहा था। मानव संसाधन पेशेवरों के लिए ये कदम सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण था। एक बार जब वे ईश्वर के स्तर तक पहुंच जाते, तो वे वास्तव में महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाते।
आकाश में एक यूनिकॉर्न प्रकट हुआ, जो एक शक्तिशाली आभा बिखेर रहा था और उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। पलक झपकते ही इसने हजारों मीटर की दूरी तय कर ली, जो लिन मोयू के लाइटनिंग विंग्स से भी तेज थी। निंग ताइरान की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए वह सीधे उसके सामने आकर गिरा। सभी लोग नवागंतुक की पहचान जानते थे और किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। वह मो शिंगहाई थे, जो मो परिवार के वर्तमान मुखिया और एक सच्चे भगवान स्तर के विशेषज्ञ थे। वह मो शिंगहे के बड़े भाई भी थे। आज के बाद मो परिवार के पास 2 ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ होंगे। क्या शिंगहे देवता बन रहा है? उसने मो शिंगहे की आभा को महसूस किया। निंग ताइरान ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, वह रूपांतरित हो रहा है, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। मो शिंगहाई ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, ये सब अचानक कैसे हो गया? शिंगहाई को तो देवत्व प्राप्त करने में अभी आधा साल बाकी था। निंग ताइरान ने स्थिति समझाई और मो शिंगहाई को समझ आ गया। लगता है इस बार हमें लिन शेंजियांग को धन्यवाद देना होगा, मो शिंगहाई ने गंभीरता से कहा। निंग ताइरान की आंखें चौड़ी हो गईं, किस लिए उसका शुक्रिया अदा करूं? अगर किसी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, तो वो मैं हूं। पशु देवता की टांग की हड्डी मेरी थी। वह बोलते बोलते रुक गया, आगे बोलने में असमर्थ था। वह ये नहीं कह सका कि इसे उसकी पोती के बदले में दिया गया था। मो शिंगहाई ने हैरानी से पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? निंग ताइरान ने सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं। आपके परिवार को नए धुरंधर विशेषज्ञ के लिए बधाई। मो शिंगहाई भी बहुत खुश थे, और आपको भी बहुत बहुत बधाई। निंग ताइरान असमंजस में था, मुझे बधाई क्यों दे रहे हो? आपकी पोती और लिन शेंजियांग का एक आदर्श जोड़ा होने पर आपको बधाई, मो शिंगहाई ने मुस्कुराते हुए कहा। निंग ताइरान का चेहरा बदल गया, तुम्हें ये किसने बताया? ओल्ड बाय, जब लिन मोयू प्राचीन युद्ध क्षेत्र में गई, तो बाय युवान और मो शिंगहाई ने आत्मा महल में कई दिन बिताए। उन्होंने हर बात पर चर्चा की, यहां तक कि उन बातों पर भी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। मो शिंगहाई को लिन मोयू के कारनामों के बारे में पता चला और उसने सोचा कि निंग ताइरान भाग्यशाली है कि उसे इतना अच्छा दामाद मिला है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनकी अपनी पोती, मोयून, लिन मोयू जैसी किसी को क्यों नहीं ढूंढ पाए। निंग ताइरान का सीना गुस्से से फूल गया, बाय युवान, हमारे बीच ये सब खत्म नहीं हुआ है। ईश्वरीय स्तर की आभा और भी प्रबल हो गई, और मो शिंगहे का रूपांतरण अपने चरम बिंदु पर पहुंच गया। मो शिंगहाई भी तनावग्रस्त हो गया। सफलता या विफलता इसी क्षण पर निर्भर थी। कालकोठरी के अंदर लिन मोयू ने राक्षसों के एक और समूह को मारना शुरू कर दिया। इस बार यह कोई अत्यधिक तेज दौड़ नहीं थी, लेकिन फिर भी ये पहली बार की तुलना में तेज थी। लिन मोयू ने अनुमान लगाया कि इसमें अधिकतम 90 मिनट लगेंगे। वह सारा अनुभव प्राप्त कर सकता था, और अगर वह लगातार दौड़ता रहता, तो वह 2 दिनों में ही अगला स्तर हासिल कर सकता था। कार्यकुशलता काफी अच्छी थी। क्रिएशन गॉड एकेडमी की टीम ने आखिरकार चौथे पठार पर मौजूद सभी राक्षसों को हरा दिया और वेदी के बाहर एकत्रित हो गई। उन्होंने अपने हथियार कसकर पकड़ लिए, और वे राक्षस देवता के असली रूप का सामना करने के लिए तैयार हो गए। जल्दी मत करो। पिछले अनुभव के आधार पर हमें पहले स्थान पर होना चाहिए, टीम लीडर चिल्लाया। अगले ही पल उसकी आंखें एकदम खाली हो गईं। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 389। अध्याय 389। 389। अध्याय 389। थोड़ी सी भी जानलेवा मंशा का सामना नहीं कर सकता, बेकार। राक्षस देवता का असली रूप लुप्त हो गया है। सचमुच गायब हो गया। सबके सामने जो प्रकट हुआ वह दानव देवता का प्रेत था। लिन, क्या चल रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि हमने समय का गलत अनुमान लगाया हो, और यह अभी तक रिफ्रेश नहीं हुआ हो? असंभव, समय गलत नहीं हो सकता। अगर हमने समय का गलत अनुमान लगाया है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि क्रिएशन, फ्लेम एम्परर और अन्य लोगों ने भी समय का गलत अनुमान लगाया हो? समय निश्चित रूप से गलत नहीं होगा, लेकिन वे यह मानने को तैयार नहीं थे कि कोई उनसे भी तेज हो सकता है। कोई बात नहीं, पहले हम उस राक्षस देवता प्रेत को मार गिराते हैं और फिर बाहर देखने चलते हैं। इस स्थिति में उनके पास पहले बॉस को मारने और फिर अन्य मामलों पर चर्चा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्रिएशन और फ्लेम एम्परर अकादमियों के तहखानों में भी ऐसा ही दृश्य देखने को मिला। लिंग येझान का चेहरा ठीक नहीं लग रहा था।
उसने मो शिंगहे की सलाह मानते हुए जानबूझकर इस कालकोठरी के लिए अपना स्तर कम रखा था और 2 महीने से अधिक समय से इंतजार कर रहा था। लेकिन उसका सामना राक्षस देवता प्रेत से हुआ। उन पर एक रहस्य का साया छाया हुआ था। इस घटना के सूत्रधार लिन मोयू को इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। वह तो बस निंग यी के साथ अपने खेल को बेहतर बनाने और आराम से खुशनुमा समय बिताने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। तीनों प्रमुख अकादमियों की टीमों ने अंततः बीस्ट गॉड फैंटम को मार डाला और लगभग एक साथ कालकोठरी से बाहर निकल गईं। कालकोठरी के हॉल में दर्जनों लोग प्रकट हुए। तीनों प्रमुख अकादमियों के लोग आपस में मेलजोल नहीं रखते थे, कोई भी दूसरे की बातों से सहमत नहीं था और एक दूसरे को तिरस्कार भरी नजरों से घूर रहे थे। जब उन्होंने स्क्रीन पर रिकॉर्ड देखा, लिन मोयू 9 मिनट 43 सेकंड, सब लोग सन्न रह गए। किसी ने चीख कर कहा, यह कैसे संभव है? बिल्कुल असंभव, ऐसा समय कैसे हासिल किया जा सकता है? क्या कालकोठरी में कुछ गड़बड़ है? भले ही ये लिन मोयू हो, भले ही यह वही हो, यह असंभव है। परिणाम देखकर लिंग यीझान उनमें सबसे शांत था। उनके विचार में, यदि लिन मोयू ने यह परिणाम हासिल किया था, तो यह बिल्कुल सामान्य बात थी। वह लिन मोयू के कौशल की शक्ति को भलीभांति जानता था। लेवल 30 पर, वह लेवल 58 के वर्ल्ड बॉस को आसानी से हरा सकता था। अब जब लिन मोयू ने अपना दूसरा नौकरी परिवर्तन पूरा कर लिया था, तो वह निश्चित रूप से पहले से अधिक मजबूत हो गया था। जिस राक्षस देवता को वे पराजित कर सकते थे, उसका असली रूप संभवतः लिन मोयू द्वारा पल भर में ही मार दिया जाता। लिंग यीझान ने आह भरी। उसे ऐसी बात पता चलने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने लिन मोयू को दोषी नहीं ठहराया, और न ही ऐसा करने की उनकी हिम्मत हुई। सौभाग्यवश ये केवल 2 महीनों की बर्बादी थी, जिसे वह सहन कर सकता था। उसने अपने साथियों की ओर मुड़कर कहा, चलो वापस चलते हैं। लिंग यीझान, एक आवाज ने उसे रोक दिया। लिंग यीझान ने आवाज पहचान ली। ये क्रिएशन एकेडमी के टीम लीडर फोंग चाओ की आवाज थी। उसकी तरह फोंग चाओ भी बीस्ट गॉड पठार कालकोठरी के लिए अपने स्तर को दबा रहा था। और यह बंदा तो अपने लेवल को और भी लंबे समय से दबाए हुए था, शायद आधे साल से उसने लेवल अप ही नहीं किया था। लिंग यीझान ने मुड़कर देखा, फेंग चाओ, तुम क्या चाहते हो? उसके लहजे में अहंकार झलक रहा था। वह लिन मोयू का सम्मान करता था, लेकिन दूसरों का नहीं, यहां तक कि क्रिएशन एकेडमी के लोगों का भी नहीं। फोंग चाओ ने कहा, लिंग यीझान, क्या तुम ऐसे ही चले जाओगे? क्या तुम सच्चाई का पता नहीं लगाओगे? लिंग यीझान हंसते हुए बोला, क्या ये स्पष्ट नहीं है? लिन शेनजियांग ने भी कालकोठरी का काम किया और हमसे भी तेजी से किया। फोंग चाओ ने चिढ़कर कहा, क्या आपको ऐसे परिणाम पर विश्वास है? लिंग यीझान ने कहा, फेंग चाओ, क्या आपको यकीन नहीं है? अगर यह उपलब्धि किसी और ने हासिल की होती, तो मैं इस पर विश्वास नहीं करता। लेकिन अगर ये लिन शेनजियांग की उपलब्धि है, तो मैं इस पर 100% विश्वास करता हूँ। फेंग चाओ के चेहरे पर थोड़ा सा भाव परिवर्तन आया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप उनके समर्थकों में से एक होंगे। लिंग यीझान ने सिर हिलाते हुए कहा, क्या इससे तुम्हारा कोई लेना देना है? उसने फोंग चाओ को नजरअंदाज किया और क्रिएशन एकेडमी की टीम को अपने साथ ले गया। लिंग यीझान की प्रतिक्रिया देखकर फ्लेम एम्परर एकेडमी के टीम लीडर भी अपनी टीम को लेकर वहां से चले गए। क्रिएशन एकेडमी के लोग ही बचे थे, जिनके चेहरे अनिच्छा से भरे हुए थे। लिन मोयू का परिणाम इतना भयावह था कि वे उस पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। शिया जिंग अकादमी में सबसे अहंकारी समूह मुख्य रूप से क्रिएशन अकादमी में केंद्रित था। वे सभी अपने समय के शीर्ष प्रतिभावान व्यक्ति थे। वे आपस में भी सम्मान नहीं रखते थे, बाहरी लोगों का सम्मान करना तो दूर की बात है। उन्होंने लिन मोयू की किंवदंतियां सुनी थीं, लेकिन वास्तव में उन पर विश्वास नहीं करते थे। पर अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था। कैप्टन, क्या हमें वापस जाकर शिक्षक से पूछना चाहिए कि क्या हो रहा है? कैप्टन फोंग चाओ ने एक पल सोचा और जान लिया कि यही एकमात्र विकल्प है। वह बहुत अभिमानी था, लेकिन मूर्ख नहीं था। वह अपनी हैसियत और पद भली भांति जानता था। यह मामला उसके अकेले हल नहीं हो सकता था, उसे अकादमी वापस जाकर शिक्षक से पूछना ही था। उस क्षण उनके बगल की जगह में हल्का सा उतार चढ़ाव आया। कालकोठरी के बाहर एक पुरुष और एक महिला दिखाई दिए। उस आदमी को देखकर सबके चेहरे के भाव बदल गए। फेंग चाओ चिल्लाया, लिन मोयू। लिन मोयू अभी कालकोठरी से बाहर निकला ही था कि उसने किसी को अपना नाम पुकारते सुना।
उसने ऊपर देखा तो सामने प्लेटिनम के पूरे वस्त्र पहने एक लंबा आदमी खड़ा था। तुम कौन हो? लिन मोयू उसे पहचान नहीं पाई। फैंग चाओ ने कहा, मैं क्रिएशन एकेडमी से फैंग चाओ हूँ। लिन मोयू, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कालकोटरी कैसे पार की? आपने ऐसा परिणाम कैसे हासिल किया? लिन मोयू ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। इस आदमी का आक्रामक रवैया वाकई परेशान करने वाला था। निंग येई ने मीठी आवाज में कहा, क्या आप बीमार हैं? हम आपको ये क्यों बताएं कि हमने कालकोटरी कैसे बनाई? फैंग चाओ ने चिढ़कर कहा, मैं उससे पूछ रहा हूं, तुमसे नहीं। लिन मोयू ने शांत भाव से कहा, मुझे आपको बताने की कोई बाध्यता नहीं है। और मैं आपको चेतावनी देती हूं, मुझसे बात करते समय अपने लहजे पर ध्यान दें। फैंग चाओ का घमंड बरकरार रहा, मैं क्रिएशन एकेडमी का एक प्रतिभाशाली छात्र हूं। मैं एक गॉड जनरल बनूंगा और यहां तक कि भगवान के स्तर तक भी पहुंचूंगा। लिन मोयू की निगाहें और भी ठंडी हो गईं, लेकिन उनका लहजा शांत रहा। जब तुम भगवान सेनापति बन जाओ तब मुझसे बात करना। अभी के लिए एक तरफ हट जाओ और मेरा रास्ता मत रोको। फैंग चाओ ने चिढ़कर कहा, मैं बस आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। उनके जवाब दीजिए और मैं चला जाऊंगा। उनके विचार में लिन मोयू केवल 42वें स्तर पर थी। भगवान सेनापति बनना महज किस्मत की बात थी। उन्हें इन किंवदंतियों पर कभी विश्वास नहीं था। दुनिया में अतिरंजित कहानियों की भरमार थी। वह पहले से ही लेवल 50 पर था और उसके पास प्लेटिनम के पूरे गियर थे। अगर वह लिन मोयू को हरा भी नहीं पाता, तो भी अंतर बहुत ज्यादा नहीं होगा। लिन मोयू की निगाहें और भी ठंडी हो गईं। ये कालकोटरी है, अकादमी का हिस्सा है। मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगी। अब हट जाओ। फैंग चाओ अभी भी नहीं हिला। मैंने कहा, मेरे सवालों का जवाब दो, और मैं हिल जाऊंगा। कालकोटरी का हॉल अचानक हिल गया, और हत्या के इरादे की एक लहर नीचे उतर आई, जिसने फैंग चाओ को घेर लिया। डोमेन स्पिरिट स्टोन तेजी से घूमने लगा, जिससे भारी मात्रा में घातक भावना उत्पन्न हुई। ये वह घातक इरादा था जो लिन मोयू ने प्राचीन युद्ध क्षेत्र, रसातल और शवलोक में अनगिनत लड़ाइयों से संचित किया था। अब ये लगभग प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो चुका था। फैंग चाओ इसे सहन नहीं कर सका। उसे अनगिनत भ्रम दिखाई दिए, और ऐसा महसूस हुआ जैसे अनगिनत तलवारें चारों दिशाओं से उस पर वार कर रही हो। उसी समय अनगिनत लाशें उस पर टूट पड़ी और उसे काटने लगी। पल भर में वह खून से लथपथ हो गया, जो एक भयावह दृश्य था। फैंग चाओ चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ी। भ्रम दूर हो गया, और फैंग चाओ को एहसास हुआ कि वह मतिभ्रम का शिकार था। कितना कायर है, लिन मोयू ने तिरस्कार पूर्वक कहा, और निंग येई को फैंग चाओ के पास से ले जाकर कालकोटरी में फिर से प्रवेश कर गई। फैंग चाओ ठंडे पसीने से भीग कर हौंफने लगा। दृश्य इतना वास्तविक था कि वह इतना भयभीत नहीं होता। ये कैसे हो सकता है? फैंग चाओ को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह जानता था कि यह लिन मोयू का काम था। लिन मोयू की पद्धतियां इतनी उन्नत थीं कि वह उन्हें समझ नहीं सकता था। उसके साथियों ने उसे उठने में मदद की, और फैंग चाओ, जो अभी भी सदमे में था, ने कहा, चलो वापस चलते हैं। उन्हें वापस आकर इसके बारे में पूछना पड़ा। कालकोटरी के अंदर निंग येई ने मीठी आवाज में पूछा, अभी क्या हुआ? वह आदमी अचानक क्यों गिर गया? वह डरा हुआ लग रहा था। लिन मोयू ने कहा, मैंने उसे जान से मारने की मंशा से ही डरा दिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी आसानी से डर जाएगा। निंग येई ने तिरस्कार पूर्वक कहा, इतने काय हृदय के साथ उसने तुमसे भिड़ने की हिम्मत की। कितना मूर्ख है। लिन मोयू मुस्कुराए, उसे नजरअंदाज करो। चलो आगे बढ़ते हैं। मो शिंगहे की दिव्य स्तरीय आभा और भी मजबूत होती गई, और कई घंटों के बाद अंततः अपने चरम पर पहुंच गई। बिजली की गड़गड़ाहट जैसी आवाज के साथ दिव्य आभा अचानक गायब हो गई, बिना कोई निशान छोड़े लुप्त हो गई। अगले ही पल मो शिंगहे हवा में प्रकट हुए। उसके बगल में एक यूनिकॉर्न था। वह यूनिकॉर्न दिखने में मो शिंगहाई के यूनिकॉर्न से लगभग हूबहू मिलता जुलता था। एक ईश्वरीय स्तर का सम्मन, जिसके पास ईश्वरीय स्तर का पवित्र आत्मा यूनिकॉर्न है। मो परिवार एक सम्मन परिवार था, जिनकी रगों में सम्मन का खून बहता था। मो शिंगहे ने अपने पेशे में एक तरह का उत्थान किया था, और मध्य स्तर के दिग्गज सम्मन से ईश्वर स्तरीय सम्मन बन गया था। हालांकि वह अभी अभी देवत्व स्तर पर पहुंचा था, लेकिन उसकी शक्ति कमजोर नहीं थी। संपर्क सेवा की शर्तें।
विनाशकारी जादूगर सी 390 अध्याय 390 रेशियो 390 अध्याय 390 लिन मोयू तुम उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते और न ही मैं। लिन मोयू ने निंग याई को साथ लिया और बार बार कालकोठरी में चक्कर लगाए। मृतकों की सेना अथक थी। आधे दिन के बाद निंग याई लिन मोयू से पहले 41वें स्तर पर पहुंच गई। निंग याई ने धीरे से कहा, सब कहते हैं कि लेवल 40 के बाद लेवल बढ़ाना बहुत धीमा होता है, अक्सर एक बार लेवल बढ़ाने में कई महीने लग जाते हैं। लेकिन तुम्हारे साथ डंगोन खेलना सबसे तेज तरीका है। एक दिन से भी कम समय में मैंने लेवल बढ़ा लिया। लेकिन तुम्हारे साथ डंगोन खेलना सबसे तेज तरीका है। एक दिन से भी कम समय में मैंने लेवल बढ़ा लिया। मेरे साथ रहने मात्र से ही तुम्हारी लेवलिंग स्पीड धीमी हो गई है। निंग याई ने थोड़ी माफी के भाव से यह बात कही। लिन मोयू मुस्कुराए और कुछ नहीं बोली। किसी साथी, विशेषकर किसी प्रियजन के साथ आगे बढ़ना ऐसी चीज थी जिसकी कई लोग कामना करते थे। इसके अलावा तेजी से या धीरे धीरे लेवल अप करना वास्तव में कोई मायने नहीं रखता था। उसकी लेवलिंग स्पीड पहले से ही काफी तेज थी, जो लिन मोक्सुआन से केवल थोड़ी ही धीमी थी। उनके अधिकांश साथी अभी भी 30वें स्तर तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जैसे जैसे वह निंग याई के साथ कालकोठरी में आगे बढ़ता गया और अपना स्तर बढ़ाता गया, लिन मोयू का मन उत्तरोत्तर शांत होता गया। हत्या करने की उसकी मंशा पर उसका नियंत्रण और भी बेहतर हो गया, और ऐसा लगने लगा कि वह अब उसके नियंत्रण में है। क्रिएशन गॉड एकेडमी में फोंग चाओ को लुओ गाओक्सुआन मिली। मो शिंगहे के देवत्व प्राप्त करने के बाद लुओ गाओक्सुआन कुछ और दिनों तक जियाजिंग अकादमी में ही रहे। उन्होंने मो शिंगहे से सावधानी पूर्वक पूछा कि ईश्वर स्तर प्राप्त करने के लिए किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। आखिरकार वह स्वयं भी ईश्वर के स्तर से बहुत दूर नहीं था। जैसे ही वह अकादमी लौटा, फोंग चाओ उसके पास आ गई। फेंग चाओ ने उस दिन की घटनाओं का वर्णन करते हुए कहा, डीन, लिन मोयू ने कालकोठरी को इतनी जल्दी कैसे खाली कर दिया? उसने जरूर कुछ घिनौने तरीके अपनाए होंगे। लुओ गाओक्सुआन ने फोंग चाओ की ओर देखते हुए कहा, अहंकारी होना गलत है। फोंग चाओ स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लुओ गाओक्सुआन ने ऐसा क्यों कहा। लुओ गाओक्सुआन ने आगे कहा, तुम्हारा बड़ा भाई अकादमी में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन तुम पीछे रह गए। क्या तुम जानते हो क्यों? फोंग चाओ को समझ नहीं आया कि बात इस ओर क्यों मुड़ गई। उन्होंने कुछ अधीरता दिखाए, लेकिन लुओ गाओक्सुआन डीन थे, इसलिए उन्हें सुनना ही पड़ा। फेंग चाओ ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे नहीं पता। लुओ गाओक्सुआन ने शांत भाव से कहा, आप दोनों का पेशा, वंश, संसाधन सब एक जैसे हैं और प्रतिभा में कोई अंतर नहीं है। फर्क आपकी सोच में है। आप बहुत अहंकारी हैं और दूसरों को नीचा समझते हैं। लुओ गाओक्सुआन का स्वर और तीखा हो गया, क्या आप जानते हैं कि लिन मोयू कौन है? वह एक गॉड जनरल है, जिसका पद भगवान स्तर के विशेषज्ञ के बराबर है। मैं भी उन्हें आदरपूर्वक जनरल लिन कहकर बुलाता हूँ। आपको उन्हें उनके नाम से पुकारने की हिम्मत किसने दी? फोंग चाओ का पूरा शरीर कांप उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि लुओ गाओक्सुआन, जो हमेशा उसके प्रति दयालु रहता था, अचानक उसे डांटेगा। डीन, मैं। वह समझाने ही वाला था कि लुओ गाओक्सुआन ने उसे बीच में ही रोक दिया। चुप रहो और ध्यान से सुनो। आपने जो रिकॉर्ड देखा, वह जनरल लिन की अत्यधिक तेज गति से दौड़ने के कारण बना था। जनरल लिन के पास उड़ने का कौशल है और वे सीधे चौथे पठार पर उड़ गए। जहां तक पशु देवता के वास्तविक रूप को मारने की बात है, पूरी प्रक्रिया हमारे तीनों अकादमियों के डीनों की उपस्थिति में हुई। पूरी प्रक्रिया त्रुटिहीन थी, और जनरल लिन ने कालकोठरी के सभी राक्षसों को खत्म कर दिया, यहां तक कि घाटी में मौजूद राक्षसों को भी नहीं बख्शा। फोंग चाओ को ठंड लग गई और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने बुदबुदाते हुए कहा, उसने घाटी में मौजूद राक्षसों को भी भगा दिया। ये कैसे संभव है? लुओ गाओक्सुआन ने उसकी प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि जनरल लिन को पशु देवता के वास्तविक रूप को मारने में कितना समय लगा? यह एक पल में ही मार डालने वाला हमला था, जिसे आदिम रून से प्राप्त कौशल का उपयोग करके हासिल किया गया था। लेकिन आदिम रून कौशल प्राप्त करना जनरल लिन की क्षमता है। यदि यह कौशल आपको दिया जाए, तो क्या आप इसे कर पाएंगे? फेंग चाओ नियमों को जानता था और उसे यकीन नहीं था कि वह ऐसा कर पाएगा या नहीं। लुओ गाओक्सुआन ने आगे कहा, यह मामला यहीं समाप्त होता है।
खुद को तैयार करो और प्रशिक्षण के लिए प्राचीन युद्ध क्षेत्र में एक टीम का नेतृत्व करो। फेंग चाओ ने अचानक ऊपर देखा। डीन, क्रिएशन एकेडमी की पैतृक भूमि खुलने ही वाली है। लुओ गाओक्सुआन ने कहा, मुझे पता है, लेकिन तुम इस बार नहीं जा सकते। फेंग चाओ स्तब्ध रह गया। उसने दांत भींचते हुए कहा, क्यों? क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था? लुओ गाओक्सुआन ने आह भरी, हमारे क्रिएशन गॉड एकेडमी में 3 सीटें हैं। एक सीट तो वाकई तुम्हारे लिए थी, लेकिन कुछ अप्रत्याशित घटना घट गई। मेरे पूर्वज ने एक स्थान ले लिया था और मैं मना नहीं कर सका। एक और स्थान आपके बड़े भाई के लिए है और आखिरी स्थान मो परिवार की सबसे बड़ी बेटी के लिए है। यह सुनकर फेंग चाओ की छाती फूल गई और उसकी आंखों में क्रोध की चमक आ गई। उन्हें जिस पद का वादा किया गया था, वह पल भर में उनसे छिन गया। लुओ गाओक्सुआन ने फेंग चाओ के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं, अगली बार जब पैतृक भूमि खुलेगी, तो तुम्हारे लिए निश्चित रूप से एक जगह होगी। यह सुनकर फेंग चाओ की भावनाएं काफी हद तक शांत हो गईं। क्रिएशन एकेडमी की पैतृक भूमि हर 5 साल में एक बार खुलती है। 5 साल में वह लगभग 60वें स्तर पर पहुंच जाएगा। जब तक वह लेवल 70 पर तीसरी नौकरी में बदलाव से पहले प्रवेश कर लेता, तब तक सब कुछ वैसा ही रहता। इसके अलावा, इस बार एक स्लॉट उनके बड़े भाई के लिए आरक्षित था। लुओ गाओक्सुआन उसके और उसके भाई के प्रति पहले ही काफी अच्छा व्यवहार कर चुका था। वह वास्तव में इससे अधिक कुछ नहीं मांग सकता था। खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए फेंग चाओ ने पूछा, डीन, क्या पूर्वज के शिष्य ने तीसरी नौकरी परिवर्तन प्रक्रिया पूरी नहीं कर ली है? उसे अभी भी एक स्लॉट की आवश्यकता क्यों है? लुओ गाओक्सुआन ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन चूंकि पूर्वज ने ऐसा करने के लिए कहा था, इसलिए मैं उनकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं था। फेंग चाओ को कारण समझ आ गया था और वह जानता था कि वह इस पर दबाव नहीं डाल सकता। पूर्वज का शिष्य बहुत तेजी से स्तर बढ़ा रहा है और उसकी पहचान बहुत रहस्यमय है। डीन, क्या तुम मुझे इसके बारे में और बता सकते हो? अकादमी में हर कोई जानता था कि पूर्वज ने एक ऐसे शिष्य को लिया था जिसने आश्चर्यजनक गति से उन्नति की थी। 1 साल से थोड़े ही समय में उसने तीसरी बार नौकरी बदल ली थी। कुछ शीर्ष स्तर के छात्रों ने उसके साथ मिलकर एक समूह बनाया था, लेकिन उन सभी पर बोलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और उन्होंने कुछ भी खुलासा नहीं किया। साम्राज्य के भीतर भी केवल कुछ ही उच्च पदस्थ अधिकारियों को लिन मोक्सुआन के बारे में पता था। लुओ गाओक्सुआन स्वाभाविक रूप से जानता था। कुछ सोचने के बाद उसने धीरे से कहा, उसका नाम लिन मोक्सुआन है। लिन मोक्सुआन। ये नाम लिन मोयू से बहुत मिलता जुलता था, बस एक अक्षर का अंतर था। ये हो सकता है। आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया। वह लिन मोयू की बड़ी बहन है। फेंग चाओ हौंफने लगी और आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। लुओ गाओक्सुआन ने फिर से उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, कुछ बातें अपने तक ही रखना बेहतर है। साथ ही, जो मतिभ्रम तुमने पहले देखे थे, वे संभवतः जनरल लिन के जानलेवा इरादे के कारण हुए थे। जनरल लिन उतना सरल नहीं है जितना आप सोचते हैं। उसने जिन राक्षसों और ड्रैगनों को मारा है, वे आपकी कल्पना से परे हैं। आप अभी उस स्तर की चीजों को समझ नहीं सकते। मैं बस इतना ही कह सकता हूं, उसे उकसाओ मत। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं भी नहीं कर सकता। समझे? इस बार फेंग चाओ सचमुच डरी हुई थी, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अंततः उसे वास्तविकता का एहसास हुआ। न तो लिन मोयू की पहचान और न ही लिन मोक्सुआन की पहचान ऐसी कोई चीज थी जिसे वह उकसा सके। सिर्फ वही नहीं, लुओ गाओक्सुआन भी उन्हें हल्के में उकसाने की हिम्मत नहीं करता था। लुओ गाओक्सुआन ने कहा, ठीक है, जाओ तैयारी करो। मुझे आशा है कि प्राचीन युद्ध क्षेत्र की तुम्हारी यात्रा लाभकारी होगी। लगातार 10 दिनों तक, लिन मोयू और निंग येई कालकोठरी कक्ष में रही और विशाल कालकोठरी पशु देवता पठार को चुनौती दी। 10 दिनों में लिन मोयू 45वें स्तर पर पहुंच गई। निंग येई ने भी स्तर 44 को पार कर लिया। 45वें स्तर पर पहुंचने के बाद, स्तर बढ़ने की गति फिर से धीमी हो गई। प्रत्येक प्रयास से अनुभव में केवल 4% की वृद्धि हुई। लेवल बढ़ाने के लिए उन्हें कालकोठरी को 25 बार पार करना था। वर्तमान गति से, प्रति दौड़ 1 घंटे से थोड़ा अधिक समय में, एक बार लेवल बढ़ाने के लिए लगातार 2 दिन और 2 रातें दौड़ना पड़ेगा। यह प्रक्रिया थकाऊ थी। लिन मोयू को थकान महसूस नहीं हुई, लेकिन निंग येई को हुई। निंग येई के पास उसे सहारा देने के लिए कोई दैवीय शक्ति नहीं थी।
शारीरिक या मानसिक रूप से उसकी रिकवरी लिन मोयू जितनी तेज नहीं थी। 10 दिनों के कार्यक्रम के आखिरी 2 दिनों में निंग यी पहले से ही संघर्ष कर रही थी। कालकोठरी से भागते समय उसे लिन मोयू द्वारा उठाकर ले जाना पड़ा। लिन मोयू की बाहों में वह गहरी नींद सो गई। उसके छोटे से चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। 10 दिन बाद लिन मोयू को बाई यीयुआन से एक संदेश मिला। श्वेत देवता के निवास पर मेंग एनवेन अभी भी अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा हुआ था, बिल्कुल शांत और सहज। बाई यीयुआन, यान कुआंगशिंग, निंग ताइरान और मो जिंगे एक साथ बैठे, चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। लिन मोयू अपनी परिचित निंग यी को बाहों में लिए हुए पहुंचे और बोले, शिक्षक, मैं यहाँ हूँ। मो शिंगहे को देखकर उनकी आंखें चमक उठी। डीन मो, भगवान के स्तर को प्राप्त करने पर आपको बधाई। मो शिंगहे की आभा में बदलाव आ गया था और लिन मोयू इसे महसूस कर सकती थी। मो शिंगहे दिल खोलकर हंसा, धन्यवाद। इस बार ये सब आपके पशु देवता की टांग की हड्डी की बदौलत है। अन्यथा मैं इतनी जल्दी देव स्तर प्राप्त नहीं कर पाता। लिन मोयू ने कहा, मुझे खुशी है कि मैं आपकी मदद कर सकी, डीन मो। लेकिन अब उस पशु देवता की टांग की हड्डी सीनियर निंग की है। यह मेरी तरफ से उन्हें शादी के प्रस्ताव का उपहार था। निंग ताइरान ने इस बात का स्पष्ट रूप से जिक्र किया था, इसलिए किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। निंग ताइरान ने नाक सिकुड़ी और एक शब्द भी नहीं कहा। बाई यीयुआन ने कहा, शाओयू, क्या तुम जानती हो कि हमने तुम्हें इस बार वापस क्यों बुलाया है? लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि क्रिएशन एकेडमी की पैतृक भूमि खुलने वाली है। संपर्क सेवा की शर्तें।